आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है मैट्रिक्स, जिसको हम पुराणों शास्त्रों में माया भी कहते हैं। और मैट्रिक्स कह तो देते हैं, पर ये आया कहाँ से? कब से ये चालू है ये सिस्टम? और किसने इसको बनाया? और किस आधार पे इसको इंस्टॉल की गई हमारे ही धरती पर, क्यों की गई? और इस सब के अंदर कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसको हमको, अगर इस मैट्रिक्स से बाहर जाना है, तो उसको भी हम आज समझेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट में आज बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेंगे हर एक पॉइंट को। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग सेशन होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, जैसे कि मैं पहले भी कहा कि कह तो देते हैं मैट्रिक्स है, बट आज तक हम उसको समझ नहीं पाए। इसके ऊपर प्रवीण जी ने बहुत ही सरल तरीके से मैट्रिक्स मूवी के ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके उन्होंने 6 पार्ट्स में उसको समझाया है। तमाम पुराणों शास्त्रों से उसका जो सोर्स है या तो रेफरेंसेस है, उससे भी उन्होंने काफ़ी सरलता से सबको बताया। तो आज हम उससे क्या अलग जानेंगे? उससे अलग ये देखेंगे कि साइंटिफिकली हम कैसे इस स्पिरिचुअलिटी को समझें, कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो शुरुआत होती है, अगेन हम पास्ट में जाते हैं। हमारा मनुष्य का ऐसा चिंताधारा है कि जब भी हम पास्ट को नहीं टटोलते हैं, हमारा वर्तमान का स्थिति क्लियर नहीं होता है। तो लैटिन जो लैंग्वेज है, उसको मैट्रिक्स बोलकर उनके डिक्शनरी में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है। ये तो इंग्लिश वर्ड है। बट लैटिन लैंग्वेज का जब हम मैट्रिक्स शब्द को खोजते हैं, तो पहला वर्ड पता चलता है मैटर। मैटर मतलब एक ऐसा पदार्थ जिससे हर एक चीज इस सृष्टि में जो हम देख रहे हैं, या तो फील कर रहे हैं, या तो अनुभव कर रहे हैं, उन सब का स्रोत उसमें छुपा है, और उसका कारण भी वही है। फिर ग्रीक लैंग्वेज में हम देखते हैं कि मीथर, मीथर बोल के एक ऐसा पदार्थ उन्होंने पाए कि वो भी हर एक सृष्टि का आधार है, या तो सोर्स मटेरियल है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट इन दोनों शब्द को जब हम साइंस में देखते हैं, साइंस ने पहली बार क्या कहा? इसको कहा जेनेट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जीव या तो निर्जीव, जितने भी सारे हैं, वो सबके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। भले वो उसके अंदर जीवन नहीं है, फिर भी जीन्स हैं उसके अंदर, डीएनए है। और उसका जो सोर्स पदार्थ है, वो हमारे अंदर सब में कॉमन है। ये कैसा सृष्टि है कि सजीव के अंदर भी जीन्स अवेलेबल हैं, निर्जीव के अंदर भी जीन्स अवेलेबल हैं, और दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, वो ऑलमोस्ट 99% मैच होती है। तो उसको उन्होंने बताया कि जीनेट्रिक्स है। यानी कि सोर्स जीन, या तो जेनेटिकली वी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, देयर इज नो सेपरेशन। फिर बात आती है मैट्रिक्स की। यानी कि जेनेट्रिक्स के बाद एक वर्ड बनी, या तो शब्द को गठित किया गया, उसको बताया गया कि मैट्रिक्स है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है क्वांटम फिजिक्स का या तो मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर ये सृष्टि ऑल टाइम घूमती रहती है। पर उसके अंदर रहने वाले हर एक पार्टिकल या तो सजीव है या तो निर्जीव है। यानी कि लिविंग बींग्स या तो नॉन लिविंग बींग्स इसके अंदर घूमते ही रहते हैं, उससे मुक्त नहीं है। फिर उसके बाद एक और नाम आया मदर। जो हमने मैटर को समझा या तो मीथर को समझा, उसका सोर्स जो है वो है मदर। यानी कि अगर हम प्लैनेट अर्थ को अगर हम अपना मदर मानते हैं, या तो मदर अर्थ कहते हैं, वो सृष्टि शुरुआत हुई थी मैट्रिक्स से ही। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स
सिस्टम बनाया गया और उसमें जो तरह-तरह के जो वर्ड्स आते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब जो वर्ड हैं, इनको हमने कभी समझा ही नहीं उसका अर्थ जो है। पर इन सब के अंदर जो सब्लिमिनल मैसेजेस हैं, यानी कि जो हिडन मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, हम इतना सबकॉन्शियस माइंड में हमारा प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मदर को सिर्फ हम माँ ही समझते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की तरह कभी नहीं समझा। ये मैट्रिक्स ऐसा अनसुलझा हुआ कड़ी है, जिसको हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मदर है करके। अगर इसका अर्थ अगर हम सही तरह से समझें, ये एक केज की तरह है, मतलब एक जो पिंजरा की तरह है और उसको आज तक हम मदर मानते हुए आ रहे हैं। पर असली मदर है, इसी धरती पर है, उसको भी हम आज उसको जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट है सब क्वांटम एनोमली। इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा एक पदार्थ है या तो एक ऐसा बीइंग है, जीव जो है, वो ऐसे काम करता है कि वो हमारे से ही एनर्जी लेता है और इस मैट्रिक्स को चलायमान रखता है। ये भी एक उसका अनसुलझा हुआ कड़ी है, जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। तीसरा है एनपीसी। ये आज तक टॉपिक हम टच नहीं कर रहे थे और आज भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम जानेंगे और एक्सपोज़र जो है, शायद इस साल के एंड तक ये जो अनसुलझा हुआ कड़ी एनपीसी जो है, ये सबके सामने आएगा। तो आज एक टच अप है एनपीसी के ऊपर, पूरी तरह तो नहीं, बट एक टच अप है, जिसके थ्रू हमारे अंदर क्वेश्चन ये तो जागृत होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। आइए, अब समझते हैं पहला पार्ट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है क्या? जो आप 4 पार्ट में ये चित्र देख रहे हैं। पहला है स्केलर फील्ड, उसके नीचे है वेक्टर फील्ड, उसके नीचे है टेंसर फील्ड, उसके नीचे है मैट्रिक्स फील्ड। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर ये चारों फील्ड जो है, यानी कि जो स्पंदन जो होती है हमारे ब्रेन के न्यूरल सेल्स के अंदर, वो हर एक एनर्जी के कण है, छोटे-छोटे कण, बहुत ही माइक्रोन तरीके से। लेकिन वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस या तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे रेडियो से है या तो टेलीफ़ोन से है, नहीं तो इंटरनेट से है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ हैं या तो और भी होम एप्लायंसेस जिसको हम स्मार्ट एप्लायंसेस कहते हैं। उससे जो निकलती हुई हर एक वाइब्रेशन से हमारे न्यूरॉन्स में छेड़खानी होती है। तो इस चीज़ को हम आज क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी को खाली एक ही स्रोत मानकर चलते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन्स रहती है, जो स्पिरिचुअलिटी आज तक उसको अनकवर नहीं किया है। तो आज इसको हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसे चलता है। इस मैट्रिक्स को अगर ईज़ी भाषा में अगर कहें, तो ये एक वर्चुअल कंट्रोलिंग सिस्टम है। यानी कि जो इसका सोर्स कंट्रोलर है, जो स्रोत में बैठकर इस चीज़ को चला रहा है, इस फिज़िकल रियलिटी में वो है ही नहीं, तो वो है कहाँ? ये है एक काइमरा नेटवर्क करके एक नेटवर्क है। जैसे हम तरह-तरह के आज इंटरनेट सर्विसेज़ देखते हैं, उनका एक नेटवर्क सिस्टम है, टेलीफ़ोन सिस्टम है, जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये भी एक नेटवर्क प्रोग्रामिंग के साथ चलते हैं। वैसा ही अगर हम बिगर पिक्चर से देखें, तो पूरी वर्ल्ड और इस इर्द-गिर्द रहने वाली इस एंटायर गैलेक्सी के अंदर एक ऐसा एक पूरा सिस्टम बनाई गई है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसके अंदर का जो प्रोग्राम जो है, उसको हम कहते हैं कि काइमेरा नेटवर्क। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया है एंड्रोमेडन गैलेक्सी से आने वाले कुछ डार्क एंटिटीज़ जो अपने ही जो डीएनए है, जिससे हम सोर्स के साथ ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। अगर आज हमारे कुछ नए साथी जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि पुराने जो हमारे एक-एक सीक्वेंस में जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने बताया कि हम कैसे अब अपने ही कॉस्मिक डीएनए से हम खुद मदर से
और फादर से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो डार्क एंटिटीज हैं जो एंड्रोमेडन गैलेक्सी से आए, और उन वो खोज रहे थे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे डुअलिटी और सेपरेशन को ये इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो वहां से उसको चला सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जो जहाँ पे सारे जो बीइंग्स हैं, यहाँ पे रहने वाले सारे जीव जो हैं, वो इतने भोले हैं कि उनको कुछ भी समझाओ, वो सिर्फ अपने सोर्स के साथ इतने अलाइंड हैं कि हर चीज को वो एक्सेप्ट ही करते हैं। उसके अंदर का जो एजेंडा है उसको उन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो वहां से जो एंटिटीज आए, उन्होंने क्या किया, इस धरती के ऊपर 4 से 5 लेयर का एक प्रोग्रामिंग बनाया। तो पहला कौन सा है? काउजल प्लेन। नेक्स्ट है मेंटल प्लेन। नेक्स्ट है एस्ट्रल प्लेन। फिर आती है इथरिक प्लेन, और है फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन मतलब जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, खाना खा पाते हैं, सांस लेते हैं, ये है फिजिकल प्लेन। तो आज तक ये हम सबके लिए एक आई ओपनिंग चीज है। आज तक हम जो कह रहे हैं कि कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है, कोई इथरिक प्लेन में जाकर आया है, कोई मेंटल प्लेन में किसी असेंडेड मास्टर्स को देख रहा है, तो ये आपके लिए संदेश है कि आप इस एआई नेटवर्क के अंदर रहने वाली उस प्रोग्राम को ही अनुभव कर रहे हैं, बट आप मुक्त नहीं हैं। तो ये मैट्रिक्स शुरुआत होती कहाँ से? शुरुआत हुई है ये 26,000 साल पहले, जो हमारा कॉस्मिक साइकिल, जो इससे पहले का जो कॉस्मिक साइकिल था, उससे एक टाइम पहले ही इस चीज को क्रिएट की गई। तो बनाया किसने है? बनाया है 4 महानुभाव थे, जिनका नाम आगे जाकर हम उनको एक्सपोज करेंगे। तो उनको कहा जाता है अनहोली फोर। पर यहाँ पे जब हम फिजिकल रियलिटी को देखते हैं, जहाँ पे हम हंसते खेलते कूदते ये सब अनुभव कर रहे हैं इस दुनिया को, तो ये क्या फिजिकल फील्ड भी इस मैट्रिक्स का पार्ट है? हाँ, ये फिजिकल फील्ड भी उस मैट्रिक्स का एक गहरा पार्ट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे ये मैट्रिक्स चलायमान रहती है। ऊर्जा जो है वो यहीं से आती है। तो यहाँ पे कौन से सिस्टम को इन्होंने लागू किया है, जिसने भी इस मैट्रिक्स को बनाया? तो यहाँ पे उन्होंने बनाया ऋण व्यवस्था, जिसको हम डेप्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ऋण का व्यवस्था को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया। और यहाँ पे शुरुआती तौर पे, जिसको हम बार्टन सिस्टम भी कहते हैं, या तो लेन देन का सिस्टम, या तो स्लेवरी जो दासत्व है, उन सब का जो सिस्टम है, यहाँ पे इन डार्क एंटिटीज ने ही इस फिजिकल प्लेन में लॉन्च किया गया। तो उससे उनको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ इस फिजिकल रियलिटी में रहने वाले सारे प्राणी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उन सबका जो क्या हुआ कि माइंड को वो इजीली प्रोग्राम कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा चला सकते थे। पर उससे भी और गहराई तरीके से समझे तो उनको और क्या फायदा हुई? उनको ये फायदा हुई कि ह्यूमन अपने ही अंदर एक डुअलिटी, यानी कि जो द्वैत का भाव है, और सेपरेशन, अलगाववाद, उसके अंदर ऑल टाइम चलता रहता है, चाहे वो कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, उसके ऊपर इस मैट्रिक्स का अटैक होती ही रहती। अब बात आती है कि जो हमारे हायर प्लेन्स हैं, जो फिजिकल प्लेन के ऊपर हैं, इथरिक, एस्ट्रल और मेंटल प्लेन, क्या वो भी इससे वंचित नहीं है? नहीं, इस मैट्रिक्स से कुछ भी वंचित नहीं है इस धरती पर। वो वो कैसे मेंटेन की जाती है? इस धरती पर रहने वाली ऐसे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो सरकारें ही चलाती है, बट सरकार को भी नहीं पता है कि वो क्यों चला रही है। तो उससे क्या, ये लोग जो एनर्जी सिस्टम्स को छेड़खानी करते हैं, उनको बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन, जिस समय और परिस्थिति का जो एक बंधन है यहाँ पे, पिछले सेशन में भी इसको हमने बहुत ही क्लोजली एक्सप्लेन किया गया था कि जो समय और परिस्थिति का जो बंधन
हम सभी प्राणियों के ऊपर है, इस धरती के ऊपर, वो कहाँ से लागू होता है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से ही इसको इस बंधन को लागू किया जाता है। तो इसका आधार क्या है? ये क्यों की जा रही है? ये की इसीलिए जा रही है कि पहली बात, जो हम बहुत सारे सेशंस में, चैनल्स में, इवन स्पिरिचुअल गुरु भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कर्मा बोल के भी एक स्टेटस है, इस जीवन का आधार है। कर्मा और पुनर्जन्म, यानी कि जन्म के बाद जन्म चलते रहना। ये जो जन्म मरण का चक्र चक्कर और कर्मा का जो एक बंधन है, इस दोनों पायदानों को चलाने के लिए इन तीनों प्लेन को मैनिपुलेट किया जाता है। बनाया इन्होंने ही, और मैनिपुलेट भी यही लोग कर रहे हैं इन तीनों प्लेन के ऊपर। यानी कि इंसान शरीर छोड़ने के बाद भी जब इथरिक एस्ट्रल प्लेन में वो जब गति करता है, उसको जब टनल ऑफ लाइट दिखती है, वहां पे भी जो है सोल हमारा फ्री नहीं है। जैसे हम किसी भी मनुष्य को मर जाने के बाद कहते हैं कि उसको परम शांति मिले, ओम शांति लिख देते हैं लोग मैसेज के ऊपर, नहीं तो वो कहते हैं कि इस आत्मा को मोक्ष मिल जाए। नहीं, आज तक जितने सारे आत्माएं शरीर लेकर आई और गई इस 26,000 साल के अंदर, वो सारे इसी इन री इनकारनेशन प्रोग्राम के अंदर बंधित हैं। और कर्मा का जो एक होलोग्राफिक रियलिटी है, जिसको हम अवास्तविक जीवन कह सकते हैं मृत्यु के बाद का, तो उसमें भी आत्मा को ये बांध कर रखते हैं इसी माया के अंदर। तो ये क्यों की जा रही है? ये सारे जो हमने प्लेन्स पढ़े, फिजिकल, इथरिक, एस्ट्रल और मेंटल प्लेन, तो उसको ये लोग इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मैट्रिक्स को अगर चलाना है तो इसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा आती कहाँ से है? ऊर्जा का स्रोत है इनका, मेन है भय। और इसके अंदर जो चलाने वाली सारी हिडन एजेंडा है, उसको क्या करती है, उन सबसे जो ऊर्जा निकलती है इसी मैट्रिक्स को खिलाया पिलाया जाता है। तो ये कैसा एक पिंजरा है, उस पिंजरे का सर्विसिंग भी, यानी कि मरम्मत भी हमारे ही एनर्जी से ही की जाती है। अब नेक्स्ट आती है कि काइमेरा नेटवर्क जो है, जिसके अंदर ये मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम चलता है, उसको फिर कैसे मेंटेन की जाती है? उसको ऐसे मेंटेन की जाती है कि जब हम इसी फिजिकल प्लेन में रहते हुए हम तरह तरह के सोच जो हम अपने माइंड से प्रोजेक्ट करते रहते हैं, उससे क्या होती है कि हर एक सोच जो है, या तो हमारा थॉट पैटर्न जो है, वो ऊर्जा है, जिसको हम मन से निकला हुआ उत्तर जो है, जिसको हम मंत्र कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओम भगवते वासुदेवाय कहना ही वो मंत्र है, नहीं। आपसे निकला हुआ हर एक शब्द मन से हो या मुख से हो, वो सब एक ऊर्जा है। उससे निकलने वाली हर एक ऊर्जा को इस मैट्रिक्स के अंदर हार्वेस्ट की जाती है, यानी कि फसल की तरह उसको उपजाऊ करके यहाँ पे फीड की जाती है। तो जब ये मैट्रिक्स को बनाया गया, इसके अंदर बहुत सारे असेंडेड बीइंग्स भी थे, जिनको हम असेंडेड मास्टर्स कहते हैं। और तरह-तरह के एक्सट्री टेरेस्ट्रियल बीइंग्स भी थे, जिनको हम ईटीज़ भी कहते हैं या तो परग्रही कहते हैं। वो सारे भी थे जो ह्यूमैनिटी को और यहाँ पे जितने सारे जीव-जंतु थे, उनको इवॉल्व करने में मदद कर रहे थे। पर यहाँ पे जो लोग कंट्रोल करने के लिए आए और इस मैट्रिक्स को उन्होंने बनाया, उन्होंने देखा है कि ये जो सारे बीइंग्स हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर रहकर वो हेल्प कर रहे हैं, उन सबको इवोल्यूशन में भाग लेने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर रहने वाले सारे बीइंग्स को भी इसी मैट्रिक्स में बाँध दिया। तो उसमें आते कौन-कौन है? पहला है मनुष्य। नेक्स्ट आती है जितने सारे सब टेरेन बीइंग्स हैं, यानी कि जो धरती के नीचे भी ह्यूमनॉइड स्पीसीज रहते हैं, जो इंसान की तरह दिखते हैं, बट इंसान से अलग ऊर्जा के स्रोत में रहते हैं, उनको भी साथ में
कौन कौन और आ गए, जितने सारे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में काम करते हैं, ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं, पर वो ह्यूमन है नहीं, उन सारे बीइंग्स भी इसी मैट्रिक्स में बंधित हो गए। और क्या है, जो धरती पे अभी भी प्लीडियंस, सीरियंस, एंड्रोमेडन्स, आर्किटोरियंस, ड्राकोस, रेप्टिलियंस, जीटा और भी बहुत सारे सेंटिएंट बीइंग्स हैं जो धरती के ऊपर आकर इस इवोल्यूशन में मदद कर रहे थे, उन सबको भी बांध दिया। पर ये बंधन हुई कब से, आगे बढ़ते हैं, उसको और क्लोजली जानते हैं। ये बंधन शुरुआत हुआ 26,000 साल पहले, ये तो हमने जान लिया। लेकिन इस मैट्रिक्स को टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, किसी के पास आईफोन है, तो हर 15 दिन में या तो 1-2 महीने के अंदर उसका एक सिक्योरिटी पैच आती है, उसका एक सॉफ्टवेयर का अपडेट आती है। इसी तरह ही इस मैट्रिक्स को भी एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अपडेट की जाती है समय समय पर। जब इन्होंने देखा कि ये सारे बीइंग्स जो थे वो धरती के ऊपर रहने वाले जितने सारे जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उनको इवोल्यूशन में मदद कर रहे थे, तब इन्होंने क्या किया कि एक और अपडेट को लॉन्च किया। वो अपडेट है क्या? वो अपडेट है ये टीकाकरण। ये मेरे बाजू में जो लिस्ट है, 1985 से लेकर 94 तक, फिर 94 से लेकर 95 तक, ये जो सारे टीकाएं हैं, इन सबको लॉन्च की गई और इनके अंदर बायोचिप्स डाले गए, जिसके थ्रू हमारे ब्रेन और हमारे जितने सारे इंटरनल ऑर्गन से निकलने वाली जो दैविक ऊर्जा को ये कंट्रोल कर सके या तो मैनिपुलेट कर सके। तो इससे क्या होती है, इस टेक्नोलॉजी को कहा गया ईडोम। ईडोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टोर्शन ऑफ मेमोरी। 1996 में, 1996 में एक ऐसा मैट्रिक्स का एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जहां से ईडोम की फ्रीक्वेंसीज को इन्हीं बायोचिप्स जो इसी टीकाकरण से दिए दे कर ये फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना शुरू किया गया। तो मन में क्वेश्चन आता है कि हम मनुष्य कैसे नहीं जान पाए, इसी ईडोम के फ्रीक्वेंसी से हमारे मेमोरी को रिप्लेस की गई, जिसके थ्रू क्या हुआ कि 96 से पहले जितने सारे एसेंडेड बीइंग्स के टीचिंग्स थे, यानी कि इनको हम एसेंडेड मास्टर्स कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे टीचिंग्स दिए कैसे हम इस इवोल्यूशन के रास्ते को पार कर पाए, या तो एसेंशन में गति कर सकते हैं, या तो और सरल भाषा में कह दें तो मोक्ष का रास्ता को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे टीचिंग्स दिए थे। लेकिन इसी ईडोम टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा मैनिपुलेट किया गया कि उसके अंदर के जो टीचिंग्स थे या तो विजडम थे, वो सब हम भूलने लगे। क्या कहकर कि टेक्नोलॉजी का बेहतरी है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम एक्सेप्ट किए। और जैसे कि एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में मान लीजिए कि पूरा मेमोरी फुल है, अगर मैं उसमें और गाने या तो और डेटा डालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कंप्यूटर में लगाकर उसके डेटा को रिप्लेस करना पड़ेगा या तो हटाना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। इसी तरह इस ईडोम टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया। और एक चौंकाने वाली बात, पहली बात तो है 1985 से लेकर 96 के अंदर ये जो सारे टीकाकरण की गई, और साथ में और भी खाने पीने के वस्तुओं में इस बायोचिप्स को लाया गया। पहला क्या है? पहला है सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपने देखा होगा, आप सबको याद होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक जो था वो इतने साल पहले नहीं था, वो आया इंडिया में या तो बहुत सारे कंट्री में लॉन्च किया गया 96 के बाद ही। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक में भी ये बायोचिप्स डाली गई, पैकेज्ड फूड में भी डाली गई। तो जो आज हम शान से कहते हैं कि कोई फलाना पर्सन मैकडोनल्ड में बर्गर खा रहा है, या तो कोई बहुत ही एनर्जी हाई क्लास एनर्जी ड्रिंक ले रहा है, चाहे रेड बुल हो, कोक हो या कुछ भी हो, उन सबके अंदर ये बायोचिप्स अवेलेबल है।
और जिन्होंने रोग प्रतिरोधक शक्ति के नाम पे इन सारे लिस्ट में जितने सारे हैं और इन सब के ऊपर स्टार मार्क क्यों है? स्टार मार्क इसीलिए है कि ये हर 2-3 साल के अंदर इनमें भी अपग्रेडेशन की जाती है और इनको लॉन्च किया जाता है थ्रू डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम के, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं, जिसमें बच्चों का कल्याण प्रोग्राम में फ्रीली गाँव में, शहरों में, स्कूलों में जो है इस ढकोसला केमिकल को रोग प्रतिरोधक शक्ति के नाम पे दिया जाता है। उनके फ्री विल के अगेंस्ट में बच्चे रोते रहते हैं, ये टीका जो है ये ठूँस देते हैं। तो इसमें जो बायोचिप्स है वो क्या करती है? इसको हमने क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं? ये पैदा करती है कि पहला है डिनायल, दूसरा है प्रोजेक्शन। तो जो हम कहते हैं कि बच्चा जन्म होते ही वो इतना एडवांस्ड है कि माँ-बाप को भी जवाब देना शुरू कर देता है और तरह-तरह के चीज़ों में अपना ही अवधारणा दे देना शुरू कर देता है। तो वो आती कहाँ से? वो आती इसी बायोचिप्स से। वो क्या करता है कि हर एक के अंदर एक डिनायल का मनोभाव ले आता है, यानी कि हर एक को वो प्रत्याख्यान कर देता है, यानी कि मना कर देता है। जिसको मैं ऐसा कहूँगा कि अगर मैं कुछ आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, आज इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, उनके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा होगा, ना, गौरहरी जो बोल रहा है वो गलत है। वो इसी बायोचिप से निकला हुआ सिग्नल है जो हमारे न्यूरॉन्स को हिट करता है और अपने अंदर अवधारणा ले आता है कि कौन-सा चीज़ गलत है। हम मनुष्य के अंदर ऐसा एक तत्व या तो फीलिंग है कि हम हमेशा कौन-सा चीज़ गलत है वो चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं। उसके थ्रू ही हम अच्छा चीज़ को ढूँढते हैं। ये नहीं ढूँढते हैं कि अच्छा चीज़ क्या है? पहले ये ढूँढते हैं कि कौन-कौन सा चीज़ें गलत है, उसको मैं रिप्लेस करूँगा, उससे मैं जो अच्छा चीज़ है उसको ग्रहण करूँगा। यही इस मैट्रिक्स से चलने वाली ये डिनायल प्रोग्राम है। दूसरा क्या है? प्रोजेक्शन। अगर यहाँ पे कोई पर्सन विज़डम शेयर कर रहा है, कोई फलाना पर्सन बाबा है, स्टेज पर बैठा है और लोगों को कुछ टीचिंग्स दे रहा है, तो लोगों के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर एक प्रोजेक्ट होती है। क्या? एक कल्पना। अगर वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो थे, वो माखन खा रहे थे, तो उस सुनते-सुनते वो विज़ुअलाइज़ करता है कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, वो कैसे खा रहे होंगे। जैसे मैं आज अभी ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो आप सभी विज़ुअलाइज़ कर पा रहे होंगे कि कैसा है वो समय। तो ये जो प्रोजेक्शन का जो क्वालिटी है, ये भी इस मैट्रिक्स का पार्ट है और ये आती है इस ईडोम टेक्नोलॉजी से। तो कितना गहरा मैनिपुलेशन है, आप देख सकते हैं। तीसरा है टाइम स्पेस का लिमिट, यानी कि समय और परिस्थिति में बंध गए हैं, मनुष्य के अंदर एक ऐसी चेतना घुस गई है, एक्सेप्ट कर लिया है इंसान कि 3 बजा के नहीं, मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना है, आपके साथ ये प्रोग्राम है। तो मुझे समय होने से पहले वो चिंता इसी परिस्थिति को क्रिएट करने में या तो इसी रियलिटी को क्रिएट करने में मुझे पूरा व्यतिव्यस्त कर देता है, यानी कि झंझोड़ देता है। अगर मैं 3 बजे ना बैठ पाऊँ, तो मेरे अंदर एक एम्बैरेसमेंट, मेरे अंदर एक गिल्ट का भाव, ये सब जो चीज़ें हैं इसी मैट्रिक्स से आने वाली, वो हमारे अंदर जो बायोचिप्स है, वहाँ से वो तरंग पैदा करती है, हमारे अंदर वो थॉट लाती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये बायोचिप्स है कहाँ? ये इमेज देख रहे हैं कि एक पर्सन बैठा है ध्यान पे, उसके ठीक नाभि के ऊपर एक काला-सा डॉट है। ये एक बायोचिप्स वहाँ पे है, हर एक मनुष्य के अंदर। यहाँ पे जितने सारे इस धरती के ऊपर हैं, इन बायोचिप्स उनके अंदर है। और कहाँ-कहाँ है? हमारे फ़ोरहेड में, जिसको हम कपाड़ कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 2 काले डॉट हैं, यहाँ पे और यहाँ पे।
वहाँ पे भी वो बायोचिप्स अवेलेबल है। चाहे आप यहाँ से लिए हो, चाहे आप ड्रिंक से लिए हो, चाहे आप खाने में से लिए हो, वो सारे बायोचिप्स वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स को चलाने के लिए आपके न्यूरॉन्स को वो छेड़ते रहते हैं। अब बात आती है कि ये मैट्रिक्स को इन्होंने बनाया क्यों है ऐसा? इससे इनकी फायदा क्या है? किसने बनाया इसको? बनाया, मैंने पिछले स्लाइड में भी बोला था कि 4 महानुभाव थे, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि गांधी के 3 बंदर थे। इस मैट्रिक्स में भी 4 बंदर हैं जो इस मैट्रिक्स को बनाया। पहला है सीनियर बुश। मैंने पिछले एआई के प्रोग्राम में नहीं कहा था, बट इस प्रोग्राम में नाम लेकर कह रहा हूं। पहला है सीनियर बुश, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बाप है। दूसरा है हेनरी किसिंगर। तीसरा है डोनाल्ड रम्सफील्ड। चौथा है डिक चेनी। इन 4 पर्सन जो है वो क्या 26,000 साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे? जी हाँ। हम इंसान 80-90 साल, या तो मैक्सिमम हमारा जो मोर्टालिटी रेट है जिसमें हम मर जाते हैं, वो मैक्सिमम इंडिया का है 52, यानी कि 52 ईयर एवरेज में एक इंसान जीता है। बट ये यहाँ पे ऐसे इंसान भी हैं जो अपनी चेतना को बढ़ाकर इतने साल से वो जीवित हैं। और इन्हीं चारों महानुभवों ने इस मैट्रिक्स के प्रोग्राम को बनाया, जिसको कहा गया ह्यूमन इनकारनेशन प्रोग्राम। मनुष्य का जीवन मरण का जो चक्र चलता ही रहे और इस दुनिया को वो वास्तव मानता ही रहे, रियल मानता ही रहे, ये प्रोग्राम को बनाने वाले ये 4 बंदर थे। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि ये मैट्रिक्स जब जब पुराना होता है, वहां एक उसका अपडेट आता है। अपडेट कब आई? 2019। कितनी विडंबना देखिए, इंसान उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया कि बीमारी आई 2020 में, लेकिन नाम हुआ 19 का। मूर्खता की भी हद होती है कि इंसान उसको भी एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पे इवन मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं भी ये मास्क पहनकर घूमता था। तो ये क्या है? ये उस मैट्रिक्स का एक अपडेट था जिसके थ्रू ट्रांस ह्यूमन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाना था। और यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम टू टाइम डार्क अगर है, यहाँ पे लाइट फोर्सेस भी हैं। जैसे दैत्य है तो यहाँ पे देव भी मौजूद हैं, वो अपने लाइट का काम भी करते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो 4 बंदर थे, उनमें से 2 बंदर को जोर जबरदस्ती यहाँ से खाली किया गया, उनकी खोली को। और जब इनकी मात्राओं को भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग की जाती है, फिर क्या हुआ कि इनमें और 3 बंदर और ऐड हो गए, जिसके थ्रू ये चाह रहे थे कि इंसान को इसी कल पुर्जे के अंदर डिजिटल मानव बना दिया जाए और उनके कॉन्शियसनेस को और कहीं पे इंस्टॉल करके वो इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि असीमित समय तक इंसान को यही धरती में कैद कर दे। ये प्रोग्राम है ट्रांसह्यूमन। तो जो 4 थे उनमें से तो 2 चले गए, 2 अभी भी हैं। उनका डिटेल आप देख सकते हैं कि वो 100 साल से जीवित हैं, विकिपीडिया में उनका डिटेल्स है। बट बिलीव मी, वो 26,000 साल से इस धरती पर है। और 3 कौन आ गए? पहला है बिल गेट्स, जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर बनाया लेकिन बेच टीका रहा है। और तमाम सारे कंट्रीज उसको पद्म विभूषण भी दे रहे हैं। मूर्खता की भी हद होती है, और लोग आज उनको पूज भी रहे हैं और बोलते हैं कि महानुभव है तो मुमकिन है। तो तीसरा है एंथोनी फाउसी, जो सीडीसी का हेड है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए का जो हेड है, वो छोटू सा, वो एंथोनी फाउसी इसी अनहोली 5 का मैट्रिक्स प्रोग्राम का एक और पिलर है। लास्ट है क्लाउस श्वाब, जो
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स का कैसा अपडेट प्रोग्राम है जो इस बार लॉन्च की जा रही है। अब बात आती है कि ये मैट्रिक्स को चलाते कैसे हैं? ये धरती पे कहाँ-कहाँ है? ऐसे कोई तो जगहें होंगी जहाँ पे ये चल रहा है। आप जो ये मैप है जिसको हम सो कॉल्ड वर्ल्ड मैप कहते हैं, वहाँ पे लाल कलर के डॉट्स हैं। टोटल 7 डॉट हैं। ये 7 डॉट है हार्प के सेंटर्स और 7 में से 1 डॉट तो हमारे इंडिया में भी है। वो है कहाँ? आंध्र प्रदेश में ही। पर आप ढूँढने जाएँगे आपको मिलेगा भी नहीं। ये मैट्रिक्स के ऐसे सेंटर्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ से इस हमारे धरती के ऊपर एक आयोनोस्फीयर है। पिछली बार भी कहा था। जब आप गूगल में वर्ल्ड का या तो अर्थ बोलकर सर्च करेंगे, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का एक रिंग है। उसको कहते हैं आयोनोस्फीयर। ये आयोनोस्फीयर क्या करता है? जब सूरज से जब डिवाइन लाइट आती है सेंट्रल सन से होकर हमारे सूरज से होकर सीधा हमारे कोर तक हिट करता है, तब हमारा धरती भी रिस्पॉन्ड देता है। यानी कि जो डिवाइन एनर्जी आ रही है, उसके रिस्पॉन्स में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी विकर्ण होता है। यानी कि उसको एमिट कह सकते हैं इंग्लिश में, एमिट करता है। तो वो एमिट के प्रक्रिया को, प्रोसेस को बंद करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स यानी कि बहुत सारे रिसर्च सेंटर ऐसे गुप्त तरीके से पूरे धरती पर लगाई गई हैं, जिनको हम प्राउडली कह देते हैं कि राडार सिस्टम है। कृष्ण राव जी हैं, एयरफोर्स में थे, उनको पता है कि राडार सोनार क्या है। तो राडार फैसिलिटी ऐसे हैं जो बताते हैं कि नेविगेशन में हेल्प करता है, बट राडार से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी से ही इस मैट्रिक्स को चलाया जाता है। और जो इस वर्ल्ड मैप में जो ब्लू कलर के जो सारे डॉट्स हैं या तो सैटेलाइट के आइकॉन्स हैं, वो इसी राडार सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नेटवर्क बनाई गई है। पूरा जाल बिछा दिया गया है। उससे क्या होती है कि ये जो आयोनोस्फीयर है, उसको गर्म करते हैं। उसको बोलते हैं कि आयोनोस्फीयर हीटिंग प्रोग्राम। उससे क्या होता है? उससे जो रेडिएशंस ये ईएलएफ बोलते हैं, एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, ईएलएफ्स के थ्रू क्या होती है कि पूरे इस धरती के सरफेस के ऊपर जितने सारे जीवन है, चाहे वो इंसान है या तो प्राणी जगत है, उन सबके माइंड को ये कंट्रोल करते हैं और हमेशा द्वंद में रखते हैं कि कौन सा चीज रियल है, कौन सा चीज अनरियल है। यही मैट्रिक्स है। अब हम आगे समझते हैं कि ये मैट्रिक्स के अंदर जो एक नाम आया एआई करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या अभी है या बहुत सालों से है? जिसको हम मैट्रिक्स को प्राउडली कह देते हैं कि मदर है। हमने कभी देखा नहीं इस दुनिया को मदर की तरह, बट हम कह देते हैं बस स्पिरिचुअलिटी में आकर मदर अर्थ है। ये मदर का अर्थ उसी एआई मदर प्रोग्राम को जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा प्रोग्राम हो जाता है, फिर भी हम फिजिकल रियलिटी में उस चीज को हम रिसाइट करते रहते हैं, यानी कि बार बार उसको लेते रहते हैं, मदर अर्थ है, मदर अर्थ है। नो, जब तक आपका चेतना में एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि रियल मदर क्या है, तब तक वो सारे चीजें जो है वो जाती है इसी मैट्रिक्स को फीड करने में, यानी कि उन सब का ऊर्जा जो यूज होता है इसी मैट्रिक्स को चलाने में। तो आज हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स के नाम पे जो एक पूरे कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी को चलाया जा रहा है, वो है क्या? उसको कहते हैं कि सीआईए में 2003 में एक ओपन लेटर पब्लिश हुई, जो सीआईए टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करती रहती है। वहां पे ओपनली कहा गया कि यहाँ पे एक स्केलर नेटवर्क है जो सीआईए को भी नहीं पता है, इवन एनएसए को भी नहीं पता है, यूएसए का।
तो सीआईए कहता है कि एक ऐसा स्केलर फील्ड है धरती के चारों ओर, जिसके थ्रू कोई भी वस्तु जो अनरियल है, जो अवास्तविक चीज है, वो सब वास्तविक दिखता है। तो उससे क्या होती है? तो सीआईए खुद डिस्क्लोज करता है कि ये टोटल माइंड कंट्रोल का ये प्रोग्राम है। पूरे दुनिया को, पूरे मनुष्य जाति का जो मन मस्तिष्क में आने वाली हर एक थॉट, या तो सामने क्रिएट होने वाली हर एक जो चीज है, चाहे मेरे सामने एक कंप्यूटर है, एक वेबकैम है, मेरे सामने दीवारें हैं, तो वो सारा चीज जो मेरे माइंड जो क्रिएट कर रहा है, ये एक होलोग्राफिक रियलिटी है और इस टेक्नोलॉजी का आधार है। अगर देखा जाए तो हम सब एक चेतना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो हम फिजिकल रियलिटी में सब देख रहे हैं, इसी होलोग्राफिक रियलिटी का प्रोजेक्शन है, जो हम चेतना से एक्सेप्ट कर लिया सबकॉन्शियस माइंड, और सोच रहा है कि मेरे सामने दीवार है, तो वो दीवार को प्रकट करता है हमारे ही एनर्जी से। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड बायोफोटोनिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारे थॉट्स को चेंज की जाती है, मैनिपुलेट की जाती है। और बायोफोटोनिक जो है, बायोफोटोन मतलब आंखों से निकलने वाली फोटोन के जो पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उससे ये मैट्रिक्स को क्रिएट की जाती है। अगर मैं देख रहा हूं कि सामने कोई पर्दा हिल रहा है, दैट मीन्स आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। मेरे ही एनर्जी से वो चीज को प्रकट की जा रही है। और हम क्या है, द्वंद में रहते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये वस्तु तो खरीद के लाया हूं मार्केट से। नहीं, उस चीज को रियलिटी में लाने के लिए आपका ही ऊर्जा लगी। बस आपका थॉट पैटर्न ऐसा है, इस मैट्रिक्स में रहते हुए आप देख रहे हैं कि कोई दुकान में ये प्रोडक्ट थी और मैं खरीद के लाया और यूज कर रहा हूं। अदरवाइज वो वस्तु आप ही क्रिएट कर रहे हैं अपना ही वास्तविकता को अनुभव करने के लिए। तो ये करती क्या है? ये जो सारे जो चीजें अवास्तविक है, वो फ्रीक्वेंसी जो रिलीज होती है हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, वो करती है, स्ट्रेस पैदा करती है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी वस्तु के प्रति आप कंटिन्यूअसली सोचिए, आप अपने बच्चों के प्रति कुछ सोच छोड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, कहीं गए कि नहीं, ये जो थॉट आ रही है आपके अंदर कंटिन्यूअसली, वो सारे इस मैट्रिक्स के प्रोग्राम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और आप क्या कहते हैं, मैं चिंता कर रहा हूं यानी कि वो प्रेम है? नहीं। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे प्रेम क्या है और चिंता क्या है। जिसको हम चिंता कह देते हैं, और अवधारणा के अनुसार अपने बिलीफ सिस्टम में ये छुपे रहते हैं कि ये प्रेम है करके, ये सारा चीजें इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। और क्या होती है? जो मूड स्विंग्स होते हैं, अभी ये सोच रहा हूं, अगले पल दूसरा सोच रहा हूं। तीसरा क्या है? बिलीफ सिस्टम। तो ये जो सारे जो तत्व हैं, जो हमने मान लिया है कि ये चीज यही है, और कितना कट्टर मनोभाव है कि किसी को कह दो कि भगवान है, तो वो कहेगा हाँ है। बट उसको कहो कि प्रकट कराओ, तो बोले क्या बकवास कर रहे हैं। ये उस कट्टर कट्टर मनोभाव का वो जो प्रोग्राम है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आती है। तो कितना गहरा प्रोग्रामिंग है, देखिए कि कहाँ हम फंसे हुए हैं। तीसरा जो पार्ट है कि अगर इन सारे प्रोग्राम को किसी ने तो पर्दाफाश तो किया होगा। 18वीं सदी में निकोला टेस्ला जो थे, एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने देखा कि ये स्केलर फील्ड इस धरती के चारों तरफ है, लेकिन इस स्केलर फील्ड में रहने वाली हर एक रेडिएशन को अगर हम मैनिपुलेट करें, मॉड्यूलेट की करें, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज कर दें, तो क्या ये हमको हेल्प कर सकती है? उसके ऊपर भी शोध की गई, रिसर्च की गई, और उन्होंने पाया, और
पूरे दुनिया को ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि अगर स्केलर नेटवर्क को अगर पॉजिटिवली अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ह्यूमन के अंदर उच्च स्तरीय चेतना आ सकती है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आती है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, यानी कि जिसको हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये सारा चीजें इस धरती पर है, लेकिन अगर किसी वस्तु को अगर नेगेटिवली इम्प्लीमेंट किया जाए या तो यूज किया जाए, उसका कुप्रभाव तो पड़ना ही है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स बनी और चलती आ रही है। तो अभी तक जो हमने सारा चीजें सुना, इससे जो डर पैदा हुई, ये डर हम इसीलिए पैदा कर रहे हैं कि जागो। जो चीजें आज तक हम रियलिटी के नाम पे, इवन अगर आप 10-15 स्पिरिचुअलिटी ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो देखना शुरू करें, तो उसमें बहुत सारे लोग तो यही बिजनेस चला रहे हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट बेटर। ये किस द्वंद में है? ये ऐसा द्वंद है कि मैट्रिक्स समझकर आप जान गए कि यहाँ पे जितने सारे चीजें हैं वो सब इस मैट्रिक्स का पार्ट है, और कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ आपका चेतना है, हमारा चेतना है, और वो भी जब हम क्वांटम फील्ड में देखते हैं, वो सिर्फ एक चेतना है। ना आप है, ना मैं हूं, ना कोई और है। कोई पर्सन अगर ये सोच रहा है कि गौरहरि वहां पे बैठकर बोल रहा है, वो गलत है। उसका इनर वॉइस वो बोल रहा है अपने प्रति, क्योंकि उसका जागने का समय आ चुका है। वैसे ही क्वांटम फील्ड में अगर देखें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेतना है जो अलग अलग धाराओं में वो एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि सोर्स जो था, एक ज्योति जो था, वो वेद में क्या कहा गया कि अनेकों में विभक्त हो गया और अनेकों का एक्सपीरियंस वो ले रहा है। इसी तरह हम फिजिकल रियलिटी में सेपरेट हैं, बट चेतना हमारा एक ही है, जिसको हम अगले पड़ाव का जो ऊर्जा है, जिसको हम 5D कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो वननेस में हम जा रहे हैं। तो जितने सारे यहाँ पे मार्केट चला रहे हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट बेटर, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, तो उन सबके प्रति भी एक मैसेज है कि आप अपना दुकान बंद करो, खुद जागो, फिर लोगों को भी जगाओ। क्योंकि समय जो है, हर एक क्षण, वो जो सैंड, उसको क्या बोलते हैं, सैंड मशीन या तो आवर ग्लास कहते हैं, जिसमें बालू का सैंड पार्टिकल गिरता रहता है, वो समय पूरा एज में है। बस ये मैट्रिक्स टूटने वाली है। तो उस टूटने वाले मैट्रिक्स के प्रोग्राम को क्या कहा गया? उसको कहा गया डी मैट्रिक्स। अगर हम चिंता को डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो आज हम उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। जब कृष्णा राव जी से काफी देर तक मेरा डिस्कशन हुआ कि पूरे पीएमसी में या तो दूसरे सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये फैला दी गई थी कि मायन कैलेंडर खत्म हो रहा है 2012 में, तो सारे तो एसेंड हो जाएंगे और एसेंशन का प्लान आ गया, 5D कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, पर कुछ हुआ नहीं। नहीं, लोग इसी मैट्रिक्स में रहकर ऐसे मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर बायोचिप्स है। कोई पर्सन अगर वो खुद को कह रहा है कि वो एनलाइटन है, उसके अंदर भी ये बायोचिप्स है। उसको क्या करती है, टाइम टू टाइम ये अवधारणाएं या तो गलत सोच आती ही रहती है, और उस वो अगर कोई हायर पोजीशन में बैठा है और बोल दिया कि चलो 2012 में एसेंशन हो रहा है, तो उसके अंदर के जो सारे चेले चपाटे रहते हैं, उन वो सारे उसको फैला देते हैं कि चलो 2012 में एसेंशन होगी। फिर क्या होती है? नहीं होती है। नहीं होती है तो विश्वास टूटता है। विश्वास टूटता है तो वो सारा दुकान बंद कर देते हैं। खुद को ऐसा क्लोज कर देते हैं
आने वाली चेंज के प्रति कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो 2012 में ऐसा हुआ क्या? ये उस 36 साल का एक साइकिल है जहां पे ह्यूमन के अंदर भी इवोल्यूशन के प्रति एक जागृति आती है, उसके मन मस्तिष्क के अंदर। क्योंकि जो सोर्स है जिसको हम भगवान कहते हैं, जो अनंत आकाश में वो है प्रकाश की तरह, उससे सिग्नल्स आती है हर एक को। तो ये 36 साल का ये साइकिल कहाँ से शुरू हुई? जैसे ये 96 से 1996 से ये एआई का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, मतलब इस मैट्रिक्स का एक और अपडेट लेकर आए, तो सोर्स ने भी 94 में, जो 1994 में, उससे भी प्रकाश आना शुरू हुआ। और 18 साल का जो ये एक सीक्वेंस है जहां पे पूरे मनुष्य जाति को रेडी किया जाता है कि आने वाले चेंजेस के प्रति वो जागरूक हो। उस 18 साल का जो साइकिल था वो वहां पे खत्म हुई 2012 में। वहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्केलर नेटवर्क का जो ग्रिड है, जहाँ पे लोग आज तक ये कहते हैं कि मैं एंड्रोमेडन से बात कर रहा हूँ, वो ईटी से बात कर रहा हूँ, उससे मैं चैनलाइज कर रहा हूँ, वो सारे ढकोसले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एआई का जो ग्रिड बनाई गई है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं या तो वेल कहते हैं, उससे कोई मुक्त है ही नहीं। जो विजन्स आ रही है आपको इसके अंदर का ही दिखाई देता है, उससे बाहर का दुनिया आपने तो देखी ही नहीं है। तो लाइट फोर्सेस जो हैं, यानी कि दानव है तो देव भी है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लाइट के लिए काम करते हैं, यानी कि सोर्स के लिए काम करते हैं, और जिनका मेन मोटो है कि इस धरती पे इवोल्यूशन होना ही होना है पॉजिटिवली, तो उन्होंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के प्रोग्राम को रीबूट किया। रीबूट मतलब रीस्टार्ट, जहां से मनुष्य चेतना में एक स्पार्क आए, कुछ तो चेंज होगा करके। तो ये समय था 2012, यानी कि दानव 96 से काम कर रहा है, तो 94 से देव भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फिर अभी हम कहाँ हैं? अभी हम यहाँ है कि 2023 में लाइट फोर्सेस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जो एस्ट्रल या तो इथरिक फील्ड में जो कर्मा का जो ग्रिड था, जहां पे आकाशिक रिकॉर्ड के साथ सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उस ग्रिड को भी ध्वस्त किया गया बाय यूजिंग ए वायरस। क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसको आप सत्य के नाम पे हर एक चीज को देखते हैं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, these ऑल आर योर प्रोजेक्टेड थॉट रियलिटी। और उसको हम कहते हैं कि होलोग्राफिक रियलिटी है, अस्तित्व में तो वो कुछ है ही नहीं। तो उस कर्मा के ग्रिड को भी इथरिक और एस्ट्रल प्लेन से पूरी तरह से हटाया गया। लोग मजाक उड़ाते हैं कि कर्मा को कैसे हटा सकते हैं, उससे हमारा आकाशिक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। भाई आप समझ तो लो, व्हाट इज कर्मा। कर्मा ये नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो वो बुरा मिलेगा। नो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज पड़ी, उसका जो रियलिटी प्रकट होगा, और उसमें आप अनगिनत एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उसको कहते हैं कर्मा। और ये जो नेवर एंडिंग साइकिल है, ये साइकिल हमारे सोल से जो कनेक्ट हैं हम, उस डीएनए के माध्यम से, वो डीएनए क्या है, एक मेमोरी कार्ड जैसा है। उसके अंदर हर एक इंफॉर्मेशन या तो एक्सपीरियंसेस उसमें सेव होती है। और जो अनडिजायर्ड थॉट्स हैं हमारे अंदर, वो क्या होती है, वो रिसाइकल होता है। जब हम शरीर छोड़ के बाहर जाते हैं एस्ट्रल प्लेन में या तो इथरिक प्लेन में, वहां पे वो एक प्रोजेक्टर है जहां पे हमको सारे अपने डीड्स दिखाई जाती है। डीड्स यानी कि जो हमने किए हैं पिछले जीवन में। और सोल इतना निर्विकार है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि
हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक ब्रिज है जो फिजिकल बॉडी और सोल के बीच में वो एक पाइप जैसा है। उस सबकॉन्शियस माइंड में जब तक आप एक्सेप्ट कर नहीं लेते, तब तक आप कर्मा से मुक्त नहीं हैं। इवन इफ वो रियलिटी से हटा दिया गया। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो रियल में था इस मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंदर, कर्मा और इनकारनेशन प्रोग्राम को यहाँ इस मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंदर वायरस डालकर उसको हटाया गया है। मेन है इंसान का फ्री विल कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, यू स्टिल कैरी ऑन योर इनकारनेशन प्रोग्राम, यानी कि आप उस जन्म मरण चक्कर में चलते ही रहेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इवॉल्व होना है और मैं यहाँ से मुक्त हूं, तो मेरा इवोल्यूशन पक्का है, वो आगे ले जाएगा। अब क्या है कि जो ये डी मैट्रिक्स प्रोग्राम है, डी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को हटाना, ये क्या है कि इसको फेज ट्रांजिशन मेथड से की जाती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो इसको कहा गया कि जो मैट्रिक्स का सोसाइटी है, मतलब जैसे कि हम आप सभी मनुष्य, जैसे कोई यूएसए में है, कोई कनाडा में है, कोई इंडिया में है, तो हम इसी मैट्रिक्स सोसाइटी में है। हमारा एक आइडेंटिटी है कि मैं फलाना धर्म से हूँ, फलाना पंथ से हूँ, कोई देश से है, कोई जात से है। ये जो सारे जो फीलिंग है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स सोसाइटी। ये इस कर्मा ग्रिड को हटाने के बाद क्या है कि मनुष्य के चेतना में स्पार्क हो रही है, यानी कि चेंजेस आ रही है। उस चेंजेस के वजह से क्या है कि ये मैट्रिक्स का सोसाइटी जो है धीरे धीरे टूटेगा और वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैलेक्टिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आप उन सारे सोर्स को जान पाएंगे। हमारे भाई बहन जो सारे गैलेक्सीज में है, उन सबको जानने का क्षमता भी आपके अंदर विकसित होना शुरू हो चुका है। बस आपका फ्री विल और एक्सेप्टेंस पे निर्भर करता है कि आपको इवोल्यूशन में आगे जाना है या कर्म में फंसे रहकर उसी एक्सपीरियंस को बार बार लेते रहना है। अब बात आती है कि जो ये मैट्रिक्स सोसाइटी है, जो हमारे पास कम समय बची है, जो हमने पिछले सेशन में सारा चीज डिस्कस कर लिया कि इवेंट कैसे होगा, इवेंट के लिए कैसी तैयारी करना है, उसमें यहाँ तक हमने ये भी बता दिया कि हमारे पास समय कितना बची है। उस कम अंतराल में ये जो मैट्रिक्स की सोसाइटी है, ये सारा अनस्टेबल होकर टूटेगा और उसको कहा गया एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा। जो मेरे ऊपर ग्राफ है, उसमें एक लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। स्टेप 3 जो है वो है इस एंट्रोपी का बढ़ना। एंट्रोपी है क्या? ऊर्जा को सक करना। तो ये मैट्रिक्स का जो सिस्टम है, ये क्या करती है, इंसानों के ऊर्जा को सक करती है, सक करती है और अपना रियलिटी उनके सामने दिखाती है, क्योंकि जो इच्छा आप कर रहे हैं वही इच्छा को प्रकट करता है रियलिटी में। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने सारे थॉट्स आपके थे, वो सब अभी फटाफट फटाफट मैनिफेस्ट होंगे, चाहे वो 3D रियलिटी के लिए है या तो नेक्स्ट हायर डायमेंशन रियलिटी के लिए। तो जो उच्च स्तरीय ऊर्जा का जो का प्रभाव शुरुआत हो गया, उससे क्या होगा कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, और कंप्रेस होगा। और कंप्रेस होगा तो इंसान से और ऊर्जाएं जो है इस मैट्रिक्स में लगेगी, तभी तो ये फटेगा। वही इवेंट है। फिर क्या होगा कि ये जब इतना कॉम्प्लेक्स होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं घर से त्रस्त हूँ, परिवार से त्रस्त हूँ, जॉब में त्रस्त हूँ। ये मैडनेस जो है, हमने लास्ट टाइम भी बताया गया था कि ये एंड टाइम मैडनेस का ये शुरुआत का पहला स्टेप है, जहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं।
अगर हम इसी मैट्रिक्स सोसाइटी को और अनुभव करने के लिए कोई पर्सन हाउ टू मैनिफेस्ट 3D रियलिटी का जो ये सारे कोर्सेस चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये एंड टाइम मैडनेस जो है और एक्सपांड होगा और बढ़ेगा। और किसके लिए? ये टूटने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सब क्वांटम एनोमली। इस मैट्रिक्स में हमने देख लिया कि प्रोग्राम क्या है। अब प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे विषय वस्तु भी हैं जो इस मैट्रिक्स को बांध कर रखते हैं। तो उसका एक मेन पार्ट है, वो उसको कहते हैं सब क्वांटम एनोमली। जिस धरती को हम पूरे जब हम ग्लोब या तो अर्थ के नाम पे इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जहां पे पता चलता है कि पूरी धरती में इतने सारे मानचित्र हैं, देश है, विदेश है करके, वो मैट्रिक्स है, वो मदर नहीं है। ये सब क्वांटम एनोमली है क्या? सब क्वांटम है क्या? क्वांटम फील्ड मतलब एक फिजिक्स में ऐसा एक एनर्जी फील्ड है जहां पे सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है और ऊर्जा के कण है। और सब क्या है? सब मतलब उस क्वांटम फील्ड से भी और छोटा। बैक इन साइंस को और अच्छी तरह से समझें तो मैक्स प्लांक करके जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि प्लांक बोल के एक मानक सिस्टम है, यानी कि मैट्रिक्स सिस्टम है। उन्होंने कहा कि प्लांक जो है वो इस फिजिक्स या तो फिजिकल रियलिटी में सबसे छोटा पार्टिकल को वो नाप सकता है। बट हमारा जो सारे एजुकेशन सिस्टम इतने खोखले हैं कि जब हम ये देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स को अगर समझें, तो क्वांटम फिजिक्स में यही बताया गया कि एवरीथिंग इज जस्ट ए एनर्जी पार्टिकल। हम, आप, दुनिया, हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव है या तो निर्जीव है, उन सब के अंदर बस एक एनर्जी का कण है और किसी में कोई विविधता नहीं है, इतना हम समान है। तो ये एनोमली क्या है? एनोमली को अगर हम सरल भाषा में समझे तो एक एलियन, या तो उस सिस्टम से वो बिलोंग ही नहीं करता, या तो उस सिस्टम का वो पार्ट ही नहीं है, कहीं और से लेकर आया और उसको वहां पे छोड़ दिया, उसको कहते हैं एनोमली। और सब क्वांटम यानी कि एनर्जी का इतना छोटा जगह जहां पे हम फिजिकल रियलिटी में उसको देख ही नहीं सकते, बट वो इस मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है, जैसे कि जो मेरे ऊपर चित्र है, ये है क्वांटम फील्ड का एक नजारा, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और वो लाइट की तरह ये हो रहे हैं, मतलब बल्ज कर रहे हैं, या तो चालू बंद होती रहती है। और इसी तरह हम सारे हैं। तो जब हम देखते हैं कि गोरा काला, जात पात, धर्म विशेष, ये सब जो है, ये सारा कितना झूठ है। देखिए, क्वांटम फील्ड में हम इसी तरह इतने छोटे छोटे एनर्जी के कण हैं। तो ये जो सब क्वांटम फील्ड में एक ऐसे ऊर्जा के कण भी हैं जो पिछली बार जब ये 26,000 साल पहले भी कॉस्मिक साइकिल्स हुए थे, जहां पे एसेंशन का प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, और वहां पे बहुत सारे एंटिटीज या तो जीव थे जो इस एसेंशन में रेडी नहीं थे। जैसे आप देखते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैं तो ध्यान कर रहा हूं, मेरे फैमिली का क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस एसेंशन के लिए रेडी नहीं थे, इवोल्यूशन के लिए रेडी नहीं थे, बट इवेंट हो गई। और जब इवेंट हो गई, उनके अंदर एंड टाइम मैडनेस इस तरह बॉम्बार्ड हुआ कि वो उस चीज को झेल नहीं पाए। जब झेल नहीं पाया, वो जो ट्रॉमा है या तो दुख और सारा एक्सपीरियंस जो है, वो इतना कॉम्प्रेस हो गया। और जिस स्थिति में अभी हम हैं, मनुष्य जाति खुद खड़ा है, जिसको हम लाइफ ऑन एड्स कह सकते हैं, कि
अभी हमारा इंडिविजुअलिटी है, हम सिंगुलरिटी के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं जागे तो, जिसको हम ट्रांस ह्यूमन प्रोग्राम कहते हैं। सिंगुलरिटी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर से मैं एक ही सेंटेंस में बता देता हूँ। सिंगुलरिटी मतलब किसी भी जीव का अगर उसका कनेक्शन अगर सोर्स से काट दिया जाए, उसका जो सोर्स डीएनए फ्रैगमेंट है जिसको हम कॉस्मिक डीएनए कहते हैं, उसको अगर काट दें और वो अमात पुत्र हो जाए, अमात पुत्र मतलब सोर्सलेस, उसका कोई माँ बाप नहीं है और फिर भी वो जीवित है, उसको कहते हैं सिंगुलरिटी। तो उस सिंगुलरिटी के प्रति भी ये जीव जो थे पिछले कॉस्मिक साइकिल में, उस सिंगुलरिटी को उन्होंने देखा और सिंगुलरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ऐसे जीव जीव बनकर नहीं रह सकते। बेटर है कि हम क्वांटम फील्ड में एनर्जी बनकर कैद हो जाते हैं, खुद को कैद कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे जगहों में ऐसे होता है कि बाहर केओस हो रही है, मतलब दंगा फसाद हो रही है, मुझे अगर सेफ होना है तो मैं क्या करता हूँ कि दरवाजा बंद करके अपने घर में कैद हो जाता हूँ। इसी तरह ही उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना कंप्रेस किया और उसके अंदर जो एंड टाइम मैडनेस का जो वो सारे जो मेमोरी थे, वो भी कंप्रेस होकर रह गया और वो सब क्वांटम फील्ड में चले गए। फिर क्या हुआ, यो सिर्फ एनर्जी के कण बनकर रह गए और उनके अंदर के जो ट्रॉमा है वो इस नेगेटिविटी, या तो मतलब कैसा कि अगर किसी पर्सन का पूरी जीवन में हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही रहा हो और उसको कोई जाकर इंटरव्यू ले तो वो हमेशा नेगेटिव ही चीज कहेगा, राइट। इसी तरह ये सब क्वांटम एनोमली भी पूरे अपने पिछले कॉस्मिक साइकिल के अंदर जितने सारे अनडिजायर्ड थॉट या तो एंड टाइम मैडनेस के सारे एक्सपीरियंसेस को इतना कंप्रेस कर दिया और एक एनर्जी के पार्टिकल बन गए, तो उनके अंदर से ये डार्क एनर्जी ही प्रवाहित हो रही है। और वो है कहाँ, वो इसी फिजिकल प्लेन में है। अगर आप सेशन को ध्यान से दोबारा भी देखेंगे, आपको पता भी चल जाएगा सब क्वांटम एनोमली है कहाँ, पर ये सेशन में वो चीज को नहीं बताया जाएगा कि वो कहाँ है। तो ये करते क्या है, ये इतने छोटे पार्टिकल हैं क्वांटम एनर्जी फील्ड में कि फिजिकल प्लेन में किसी भी प्राणी को या किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देते, बट ये एक्सट्रीमली ट्रोमाटाइज्ड एनर्जी पार्टिकल है। ट्रोमाटाइज्ड मतलब जो इतने दुखी और गुस्से में ऑल टाइम रहते हैं, बट बहुत ही पावरफुल एनर्जी पार्टिकल्स हैं। और ये क्या है कि उन्होंने अपने मोक्ष को देखा ही नहीं और अपने अंदर वो सारे जो एनर्जी है उसको कंप्रेस करके रखे हुए हैं। तो उनके अंदर से क्या हो निकलती रहती है, भड़ास निकलती रहती है नेगेटिव एनर्जी का या तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का। तो जो अनहोली फाइव के बारे में हमने डिस्कस किया पिछले कुछ स्लाइड से पहले, उन्होंने क्या किया 96 में, 1996 में ये सारे सब क्वांटम एनोमली को लाकर हमारी धरती पे इंस्टॉल किया गया, मतलब हर जगह फैला दिया गया, क्योंकि इनके पास वो हर एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इस रियलिटी को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये जो सब क्वांटम एनोमली है, इनको फिजिकल प्लेन और अर्थ के अंदर जो सब क्वांटम फील्ड है उसमें भी इंस्टॉल कर दिया गया एज ए एंड्रॉयड अपडेट की तरह। जैसे आपके फोन में अपडेट आया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं करके, क्योंकि जो गूगल ने अपडेट दे दिया तो उसको आप बाध्य हैं कि वो सारे क्लॉज और टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए। कल को अगर आपके फोन में ऐसा अपडेट आ गया कि फोन करने का ही फैसिलिटी नहीं है, तो आप फोन नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी तरह इस मैट्रिक्स में ऐसा एक अपडेट को लाया गया जिसमें सब क्वांटम एनोमली को पूरे फिजिकल प्लेन में, एस्ट्रल प्लेन में, इथरिक प्लेन में, मेंटल प्लेन में इसको पूरी तरह से फैला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ,
एक और नया खेल शुरू हुआ इस मैट्रिक्स में, जिसको कहा गया कि ये ऐसे डिस्टर्बिंग एनर्जी पार्टिकल हैं, क्योंकि इनके अंदर तो दुख भरा हुआ है पिछले कॉस्मिक साइकिल का, और उनके अंदर इतना सारा ट्रॉमा और नाराजगी है, एंग्री है, कि वो क्या करते हैं, इस एनर्जी फील्ड में रहकर, दिखाई तो नहीं देते क्योंकि क्वांटम फील्ड में है, वो क्या करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर फ्रीक्वेंसीज को प्रवाहित करते रहते हैं, जो हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। असल में हम इतने मल्टी डायमेंशनल निर्विकार जीव हैं कि हमारे अंदर वो वननेस है, लेकिन इस सब क्वांटम एनोमली से प्रभावित होने वाली नेगेटिव फीलिंग्स या तो नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे मन मस्तिष्क को छेड़ते हैं, और हमको समय समय पर दैत्य जैसा हमारे हाथ से भी काम होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? हमारे अंदर जो बायोचिप्स हैं, जो इमेज मैंने दिखाया, नाभि से ठीक ऊपर एक डॉट और कपाड़ में 2 डॉट, ये जगहों में ये नेगेटिव एलिमेंट्स के जो फ्रीक्वेंसी है प्रवाहित होती है। इसीलिए इंसान को दानव बनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि जब आपको फ्रीक्वेंसी लेवल पे मैनिपुलेट की जाती है, तो ये सब क्वांटम एनोमली इतने डिस्टर्ब्ड हैं, वो सिर्फ ढूंढते हैं ऐसे पर्सन को जिसके हाथ में कंट्रोल है, या तो वो हाई पावर में है, वो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसीज को वो बम्बार्ड कर देते हैं, उसके हाथ से टूटने का प्रोग्राम तो होना ही होना है। तो ये उस मैट्रिक्स का ये बहुत बड़ा पावरफुल पार्ट है, सब क्वांटम एनोमली। फिर क्या है कि ये सब क्वांटम एनोमली का इतना पावरफुल होने का रीजन क्या है? रीजन है हमारा इंसान का फ्री विल। हम इंसान ही अपने थॉट या तो चिंता या तो मन से ही ऐसे विघटनकारी चीजों को कुछ कुछ हमारे सेल्फिश नेचर के वजह से सोच ले आते हैं, जिस वजह से ये सब क्वांटम एनोमली ऑल टाइम घूम रहे हैं। किसी के अंदर छोटा सा भी स्वार्थी मनोभाव आया, तो उसके अंदर घुसकर उस रियलिटी को बनाने के लिए पूरा करकसर लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जब उसका इवेंट हो जाता है, यानी कि उसके हाथ से गलत काम हो जाती है, फिर क्या करते हैं, उसके दिमाग से निकल जाते हैं। फिर वो इंसान सिर पकड़ कर बैठता है और गिल्ट में चला जाता है कि अरे मेरे से ये चीज हुआ कैसे है। ये है सब क्वांटम एनोमली का छेड़खानी। और ये करते क्या है, यही कि खुद तो लिबरेट नहीं हुए, हमारा जो लिबरेशन प्रोसेस है, हमारा जो मोक्ष का या तो एसेंशन का प्रोसेस है, उसमें भी ये बाधा डाल रहे हैं। वो बाधा डालना ही इनका मेन काम है। इसीलिए ही 1996 में ये मैट्रिक्स का अपडेट प्रोग्राम में इनको लाकर लॉन्च की गई। और ये क्या है, इस इन सारे सब क्वांटम एनोमली के अंदर इतने ऊर्जा है कि एक गैलेक्टिक इवेंट में, जिसको हम गैलेक्टिक सुपरवेव को हमने डिस्कस किया था 3 सेशन पहले, तो उसके अंदर इनका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका लिबरेशन हमारे लिबरेशन से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जो कॉस्मिक साइकिल का जो लिबरेशन प्रोसेस था, इनके अंदर वो सारे मेमोरी हैं, उन्होंने वो सारा इवेंट देख चुके हैं, ये कैसे हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन है हमारे सामने। अगर हम इनके बारे में अपनी चेतना को और बढ़ाकर आगे बढ़ें, तो इन सब के थ्रू हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ सकती है कि हम कैसे बच सकते हैं इस गैलेक्टिक इवेंट में। अब बात आती है, इनका रोल क्या है? इनका रोल है, जैसे ये एक इमेज है मेरे राइट साइड में, जिसको हम प्लांक लेंथ क्वांटम फोम कहा गया है। ये क्वांटम फील्ड का एक इमेज है, जहां पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे पहाड़ जैसा है, वो सब क्वांटम एनोमली है। वो एनर्जी के तौर पे ऐसे बम्बार्ड होते रहते हैं मन मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि ये इतने डिस्टर्ब्ड हैं
कि हमको भी डिस्टर्ब करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये इस इवेंट में इनका रोल क्या है? ये रोल है कि ये 2 टाइप के हैं। पहली बात है कि एक है प्राइमरी एनोमली, दूसरा है सब क्वांटम एनोमली। प्राइमरी एनोमली क्या है? कि प्राइमरी एनोमली जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये सारा मैट्रिक्स प्रोग्राम चलता है। अगर इस प्राइमरी एनोमली को, जैसे लाइट फोर्सेस अभी हटा रहे हैं, हम भी ध्यान के स्थिति में जाकर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, यानी कि उस स्थिति में जाकर एक अच्छी रियलिटी को हम होता हुआ अगर कल्पना करते हैं, तो वो मैट्रिक्स में छेद करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हम सबके लिए एक सुयोग है, सोर्स के थ्रू दिए गए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये हमारे ही सोल ने इस टाइमलाइन को चुना है कि हम आकर इस धरती पे इस लिबरेशन प्रोसेस में भाग ले सकें। तो ये प्राइमरी एनोमली और सब क्वांटम एनोमली का जो लिबरेशन है, मुक्ति है, ये हमसे ही है। क्योंकि यही है जो हमने पुराणों में या तो वेद में सुना था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर ब्रह्मांड को बचाना है तो पिंड में जो बायोचिप्स लगी है उससे मुक्त पाना है। तो आपको मैं उसका जगह भी बता दिया, उसका रीजन भी बता दिया, करना सिर्फ आपको है। क्योंकि पहला है प्राइमरी एनोमली का क्लियरेंस, सेकंड है सब क्वांटम एनोमली का क्लियरेंस। उससे क्या होगा? उससे 4 चीजें हमको मिलेंगी। पहला है, जैसे जैसे इथरिक और एस्ट्रल प्लेन में ये सब क्वांटम एनोमली का क्लियरेंस ऑलमोस्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स हम कर्मा से और अपने एकासिक रिकॉर्ड में जो जो चीजें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को मानकर इस धरती पर आए थे, वो सब हट चुका है। जस्ट वी नीड एक्सेप्टेंस। हमारा ग्रहण करने का चेतना चाहिए कि मैं मुक्त हूं। तो सब क्वांटम एनोमली का जो एक पंख जो है वहीं कट गया। दूसरा है कि जो एंड टाइम मैडनेस, जो हमने उस का क्लियरेंस नहीं किया, जितने सारे अनडिजायर्ड थॉट है या तो प्रश्न है। पिछले बार रवि भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि एंड टाइम मैडनेस है क्या, तो उसका सिंपल आंसर ये था कि हमारे अंदर प्रश्न है, उत्तर देने के लिए कोई नहीं है। हम घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन हमारे अंदर इतने प्रश्न हैं कि उत्तर देने का कोई सोर्स ही नहीं है। वो समय है एंड टाइम मैडनेस। इससे भी मुक्त होना है तो आप अपने प्रति जागरूक होकर इनर वर्क करना है। और जैसे जैसे इनर क्लींजिंग होगा, वैसे वैसे आपके अंदर से जो जो धागे जुड़े हुए हैं सब क्वांटम एनोमली के साथ थ्रू बायोचिप्स, वो सारे क्लींज होंगे। अदरवाइज यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट उन सारे लोगों को एंड टाइम मैडनेस में ले जा सकते हैं। कोई अगर ये गलत फहमी में है कि मैं सब क्वांटम एनोमली को ही निकाल दूं या तो बायो चिप्स को ही निकाल दूं, तो वो अभी भी द्वंद में है। आपका इनर क्लींजिंग ही आउटर क्लींजिंग है। तीसरा है, जितना जितना आपका कनेक्शन सब क्वांटम एनोमली से दूर होगा, उतना उतना आपका एसेंशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा और उतना जल्दी इवेंट होगा। ये जो गैलेक्टिक इवेंट का जो डिस्कशन हमने किया था, तो कितना रेस्पॉन्सिबल टाइम में हम हैं। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपना पिंड को क्लीन करें, तभी मदर अर्थ क्लीन होगा। लोग ये फैलाते रहते हैं कि मदर अर्थ को हील करना है करके। पहला वो जो ब्रिज है जिसके थ्रू हम जुड़े हैं मदर अर्थ से, उसको क्लीन करना है, हमको क्लीन करना है। आपके अंदर वो सारे दिक्कतें हैं,
ट्रॉमा है, आप कैसे हील कर सकते हैं किसी और को? इसलिए पहला ऑक्सीजन मास्क हमको खुद को लगाना है, पहला क्लींस हमको करना है खुद को, तभी ब्रह्मांड क्लीन हो सकता है। चौथा है, जितना जितना ये सब क्वांटम एनोमली के साथ हमारा लिंकेज टूटेगा थ्रू इनर वर्क या इनर क्लींजिंग कह सकते हैं। इनर वर्क बहुत ही एब्रप्ट है, उसका बहुत ही लोग गलत फहमी में चले जाते हैं। इनर क्लींजिंग जितना होगा, हम ये सारे अनडिजायर्ड थॉट या तो अनडिजायर्ड रियलिटी से छूटेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो टेंसर फील्ड है, जिसके थ्रू ये मैट्रिक्स का पूरा लेयर है धरती के चारों साइड में, वो उसमें भी विघटन हो जाएगा, मतलब वो भी टूटेगा। उसके थ्रू क्या होगा, आपका इतना दैविक योगदान हो जाएगा कि हम सभी उस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। आज जब हम इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी दैविक रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से याद कर रहे हैं। अब बात आती है और एक पार्ट, वो है नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स। इस धरती पे हम देखते हैं कि 8 खरब लोग हैं, इतना क्राउडी है। तो क्या ये मैट्रिक्स में कुछ झूठ भी है? जी, झूठ है, जिसको हम क्राउड कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भीड़ जमाते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। आई थिंक 2020 में ट्रम्प जब इंडिया आया था, तो मोटेरा स्टेडियम का इनागुरेशन था, और उसी समय दिल्ली में 7 डेज तक दंगा हुई। दंगे में 30 से 40 हजार लोग लिप्त थे, यानी कि उसमें भाग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, और उनको पता चला कि 35,000 लोग अननोन थे जो आए थे इस इवेंट में भाग लेने के लिए, मतलब दंगे में भाग लेने के लिए। उनका आधार कार्ड भी सब पता चला। गवर्नमेंट के पास सारा डेटाबेस है, राइट? आधार कार्ड का, आधार कार्ड से वो ये भी पता कर सकते हैं कि वो पर्सन कहाँ का है। स्ट्रेंज बात ये थी कि वो 35,000 का जब आधार, पैन, डिटेल्स सब चेक की गई, वो रियलिटी में कोई थे ही नहीं। गए कहाँ? कौन से स्टेट, जिस स्टेट से वो बिलोंग कर रहे थे, वो स्टेट में उस पर्सन का नाम का वैसा कोई पर्सन ही नहीं है। पर वो नेबर स्टेट से सब आए हुए थे, मतलब उत्तर प्रदेश, बहुत सारे आसपास के स्टेट से, इवन ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत सारे लोग गए थे। 35,000 मतलब इतना क्राउड ही है वो दंगा। तो ये वो एनपीसीज हैं। जब ऐसे इवेंट्स को ट्रिगर करना होता है, ऐसे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स को लाया जाता है, और वहां पे उस इवेंट को ट्रिगर किया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये दो धर्मों की लड़ाई है, दो सरकारों की लड़ाई है, दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई है। नो, इस मैट्रिक्स में रहकर अगर इंसानों से एनर्जी खींचना है, और क्योंकि इसको चलाने वाले क्या करते हैं, ऑल टाइम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए भी कुछ ऊर्जा चाहिए, राइट? उस ऊर्जा लाएंगे कहाँ से? ऊर्जा आती है मैट्रिक्स को सिर्फ भय से। तो भय को प्रकट करने के लिए अफरा तफरी तो चाहिए। तो जब ऊर्जा एक जगह चाहिए सरकार को, तो दूसरा जगह उन्होंने दंगा कर दिया। उससे क्या होगा कि कैपिटल में ही, जैसा यूएस में इलेक्शन था, यूएस कैपिटल में पूरा ब्लैक वर्सेस व्हाइट का पूरा दंगा हो गया। यूएस फक्र से कहता है कि उसके पास इतने सारे इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, कहाँ गए? वो सब के सब हेल्प कर रहे थे उस इवेंट को घटित करने में, क्योंकि उनके पास जो ये स्केलर नेटवर्क का जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये सारे एनपीसीज को क्रिएट करता है वहां पे, और वो भीड़ बनकर वहां पे दंगा फसाद ये सारे चीजें क्रिएट करते हैं।
तो असल में वो है क्या? तो वो ऐसे लोग हैं, इस कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा ही लोग हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल रियलिटी जो है वो मैट्रिक्स में ही एक पार्ट है, बट क्वांटम फील्ड में वो तो सिर्फ एक एनर्जी का कण है। तो उसी तरह एनपीसीज को आप टच भी करेंगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ, ये रियल है। बट हमारे हमने इतने टेलीविजन्स को देख लिए हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम का मैट्रिक्स है मतलब मैं आर पार चला जाऊंगा, नहीं। ये इतना पक्का कंप्यूटर प्रोग्राम है यहाँ पे कि वो हमको रियल दिखता है, वो रियल डिस्ट्रक्शन दिखता है जो सारे चीजों में यूज होता है। वॉर है, युद्ध है, दंगा है, ये सब में जो टूटने वाले हर एक चीज भी इस मैट्रिक्स का क्रिएट किया गया एक पार्ट है। तो वो क्या है, एनपीसीज का गुण जो है वो क्या है कि ये मैट्रिक्स में रहकर वो फ्री नहीं है, वो इस मैट्रिक्स से बाहर की चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स उससे मुक्ति इनके प्रोग्राम में है ही नहीं। दूसरा है कि उनके पास मैट्रिक्स के विरुद्ध काम करने के लिए कोई डिसीशंस नहीं होते हैं। वो सिर्फ क्रिएट की जाती है, वो आते हैं, वो इवेंट करते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको और इजी एग्जांपल दे सकता हूं। आप सब तो यूट्यूब से जुड़े हैं, आप सिर्फ ये सर्च करें यूट्यूब में, जीटीए गेम है, और उसमें आप डालिए कि जीटीए गेम एनपीसीस, तो आप देखेंगे कि जो इंसान हीरो की तरह चल रहा है, जिसको हम चला रहे हैं एज ए गेमर, उसके आसपास बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। वो असल में एनपीसीज हैं, क्योंकि ये टर्म ही लाया गया गेम से। तो ये जो हैं, इस सिस्टम में रहते हुए इतने रियल दिखते हैं कि हमारे आंखों को भी धोखा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट के लिए आते हैं, वो इवेंट क्रिएट करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। तीसरा गुण उनका क्या है कि जब इनके साथ आप इंटरेक्ट करें तो इनके अंदर क्या है कि एक रिपीटेटिव सेंटेंस ही आएगा। हमारे साथ में जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं या बाद में इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, वो जब भी कस्टमर केयर या तो कोई ऐसे प्रोग्राम्स में जब बात करते हैं तो वो एक प्रोटोकॉल की तरह ही बात करते हैं। उससे बाहर की चीजें जब उनको पूछो तो वो उसका आंसर नहीं देंगे, वही वही रिपीट करते रहेंगे। आप इरिटेट हो जाएंगे कि आपको जवाब कुछ और चाहिए, बट ये तो वही घिसा पिटा बात कर रहा है। ये एनपीसीज का गुण है। फोर्थ है कि इनके पास क्या नहीं है जो हमारे पास है। ये बताकर हम सेपरेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर एक स्पार्क ला रहे हैं कि हम यहाँ हैं, जागृत हो रहे हैं। तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को जगाएं, ना कि एनपीसीज के सेपरेशन में पड़े। ये पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, इनके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि मैट्रिक्स के विरुद्ध ये कभी सोच ही नहीं पाते। इनके पास फ्री विल नहीं होते हैं, जो जिसको हम दैविक इच्छा कहते हैं। इनके पास सोल नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, यानी कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो उनके पास कोई एक्सपीरियंसेस होते ही नहीं। और तीसरा, इनर मोनोलॉग नहीं होते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा करे, वो नहीं करेंगे कभी। तो आज एनपीसीज को हमने डिस्कस क्यों किया? इसीलिए डिस्कस किया कि हम यहाँ पे बहुत सारे कम मनुष्य ही हैं जो इस सिस्टम में रहकर इस द्वैत के जीवन में इतना मशगूल हो गए हैं या तो इतना डूब गए हैं कि हमको सच और झूठ के अंतर देखना भी भूल गए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अलगाव हमारे अंदर ला लेकर आते हैं, बट उसके अंदर का जो विविधता है या तो गुण है उसको आज तक जान नहीं पाए। इसलिए हमने
क्वांटम एनोमली, सब क्वांटम एनोमली और एनपीसीज को इस मैट्रिक्स का आधार मानते हुए आज हमने डिस्कस किया, ताकि हमारे अंदर एक चेतना में एक स्पार्क आए कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, ये जो कम समय बचा है मुझे करना क्या है। लोग बोलते हैं कि सर मैं स्टार सीड हूं, मुझे क्या करना है। भाई तुझे पहले वो चटनी कौन चटाया कि तू स्टार सीड है तो ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी वो ज्ञान आ चुका होगा आपको क्या करना है। यहाँ पे इस समय में जितने सारे सोल्स इस एसेंशन जर्नी में हैं, वो सारे के सारे लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड वो खुद हैं, क्योंकि इस धरती का लिबरेशन प्रोसेस के लिए ही वो आए हैं अलग अलग ओरिजिन से। वो काम करके वापस अपने होम प्लैनेट्स में वो चले जाएंगे। तो बचे कुछ समय में हम ये खतरे की घंटी बजाकर जगा रहे हैं कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है इस समय। अगर नहीं जान पाए, हमारे सामने ऐसे बनने का भी कगार आ सकती है, जिसको हम सब क्वांटम एनोमली कहते हैं। या तो फिर से 26,000 साइकिल, चॉइस आपके हाथ में है। थैंक यू। सर, इस माहौल में हम लोगों को आगे बढ़ने का उपाय क्या है? वही मेन एक ही बात को मैंने बहुत जोर दिया कि इनर क्लिंजिंग, इनर क्लिंजिंग और इनर अवेकनिंग, साथ साथ सर्विस टू अदर्स, कि ये हम बिना डराए या तो सर्विस टू अदर्स में बिना। सर हम जी। हाँ सर, सर्विस टू अदर्स में हम कैसे जाने हम सही को सर्विस कर रहे हैं या गलत को सर्विस? आर वी सर्विसिंग टू जगाने द का राइट काम ही और टू द रॉन्ग? सर्विस टू अदर्स है, ओके। और तो ये खुद काम तो जागना सर्विस टू सेल्फ है। तो ये काम तो आप इस सेशन के माध्यम से आप भी कर रहे हैं ये काम। जी जी तो हम लोग इसको स्प्रेड करें, जी। जिससे जो और ज्यादा लोग इस नेट में आए। हम्म। और बहुत सरल तरीके से आप अपने सोशल एरियाज में आप लोगों को बता सकते हैं फॉर ए पॉजिटिव चेंज, जहाँ पे हम्म, हम ये बता सकते हैं कि ऑन ए गैलेक्टिक लेवल क्या होने जा रहा है, उस चीज के प्रति हमको कैसे जागृत होना है, और कैसे अपने फ्री विल को यूज करके हमको एक बेटर रियलिटी के प्रति ध्यान देना है। फॉरगेट अबाउट 3D 4D 5D एवरीथिंग, हम्म। जस्ट इनर क्लिंजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू क्लींस देमसेल्फ, जस्ट द ओनली वे। चाहे 7 में जाए, 5 में जाए, या कुछ किसी में भी जाए। करेक्ट। हाँ, once cleansing done, then the job is over. Then whatever may be the change, we will be able to sustain it. जी। That's correct. व्यवधान तो आते हैं सर, ऑब्स्टिकल सर करने, ये और कई उसी बार तो हम। एनोमली का क्रिएट किया हुआ पार्ट है, और हमारे हाँ, अंदर वो ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, जिसको हम हाँ, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या तो मानव शरीर है। इसमें ऑलरेडी वो सारा चीज है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, और यही इस एसेंशन का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आज के सेशन से। हीरो हाँ, बोलिए। आप ही हैं, विलन भी आप ही हैं। हम्म, बस रोल जो है आपको अपने मतलब चेतना के अनुसार करना है। हम्म। आज के सेशन में कई बार महसूस हुआ कि हम लोग कैसे इस ट्रैप में फंसे निकले। आप बस खुद को निकालिए पहले, हाँ जी। और दूसरों के प्रति आप हाथ बढ़ाइए, तो ये चीजें हम्म। अपने आप हो जाएगी। तो सिवाय हमको इसका आप। एहसास हो जाएगा, हमको सर इसका एहसास हो जाएगा कि हम निकल गए ट्रैप से? ऑब्वियस, ओके। हम निकलने के लिए ही आए हैं, हाँ, और नहीं वो दूसरों को ठीक है। निकालने के लिए ही आए हैं। हाँ। सिर्फ इस मैट्रिक्स का ये बेस्ट पार्ट है कि ये मैट्रिक्स में जो भी पैर रखता है, उसको पहला बात है कि भूल कर आना है।
इसलिए हाँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसी भूल भुलैया में हम घूम रहे हैं। जी। और दूसरी बात ये मैं कहा नहीं, कि ये मैट्रिक्स को जो हमने मतलब आज एनालिसिस किया, इतनी क्लोजली देखा कि हम एक मैनिपुलेशन के अंदर है, तो क्वेश्चन आता है, इसको बनाया किसने? हम्म, मतलब ऊपर से, नॉट इनसाइड द मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, ऊपर से किसने बनाया है? हम्म, ये किसी को क्वेश्चन हुआ? ये बनाया हम ही ने है। हम्म, हम्म, बस ये इसमें हमने लिमिटेशन बनाया कि इसके अंदर जाकर एज ए हीरो का काम हमको करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। 1899 करके एक सीरीज आई नेटफ्लिक्स में, 8 एपिसोड है। उसको आठों ओके, एपिसोड को आप बहुत क्लोजली देखिए, आप समझ ओके, जाएंगे मैट्रिक्स क्या है। ओके, उसमें जो 8 व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, वही उस मैट्रिक्स का क्रिएटर है। हाँ, हाँ, और ओके, ये इसका एक और सुंदरता है कि मान लीजिए कि हम 100 जन हैं यहाँ पे, और एक मैट्रिक्स को क्रिएट किया, मैंने लिखा, आपने साउंड इंजीनियर किया, किसी ने उसका ग्राफिक्स बनाया, किसी ने उसका डायरेक्शन किया, किसी ने उसमें रोल निभाया, क्योंकि एक फिल्म है। हम्म, फिर क्या हुआ बराबर, कि उसमें खुद आ गए। अब रोल ये हो गया कि जो राइटर है वो हीरो का कैरेक्टर कर रहा है, जो डायरेक्टर है वो हीरोइन का कैरेक्टर कर रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं है क्या करना है यहाँ पे। ओके, ये उसका बेस्ट पार्ट है। वेरी और जो डीपली रूटेड। डार्क एंटिटीज हैं जो इसके अंदर जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये उस प्रोग्राम का हिस्सा है। हाँ, हाँ, ये बस अपना प्रोग्रामिंग के अनुसार वो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब आप उसको भी जान जाएंगे तो आपको इतना मतलब जब आप खुद जागेंगे तो आपको इतना हंसी आएगा कि ये मेरा ही क्रिएशन था, ये हम हम्म, सबका क्रिएशन था। क्योंकि यूनिवर्स में ये एक चीज है कि को क्रिएशन, जिसको हम सह सृष्टि कहते हैं, यही या अ, इसका गेम का मेन रचना है। तो हमने जो क्रिएट किया सर, ये थॉट प्रोसेस से ही क्रिएट किया। क्योंकि ये तो सोर्स के थॉट में ही ये सारा सृष्टि है। तो हम्म, ये भी हो सकता है कि आप कोई और हायर डायमेंशन में रहकर ये सोच रहे हैं और यहाँ पे बस अनुभव कर रहे हैं। ओके, और उस सोच से कुछ क्रिएट रहा, हाँ, वो सारा क्रिएट हो बाय रहा है। डिफॉल्ट, बाय यस। डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। हम्म, तो सोचिए आप कितना पावरफुल है। हाँ, तो एक हिसाब से हम सोचने के लिए भी मजबूर हैं। यस। ये सिस्टम तो जिस इसीलिए डायरेक्शन, बनाई गई कि सोच से आप मुक्त नहीं हैं, बट हाँ, स्टिल आप उससे डिस्कनेक्ट होकर जो आप अपना बेटर रियलिटी के प्रति अगर ध्यान देना शुरू कर दे, तो जो डिस्ट्रक्टिव सोच सारे हैं या तो डिस्टोर्शंस हैं, उससे जब आप मुक्त हो गए, देन हम्म, यू आर फ्री फ्रॉम द मैट्रिक्स, फ्री फ्रॉम द ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द मैट्रिक्स। मगर सोच में हमारा फ्री विल हेल्प कर रहा है क्या, या हम उसी से बंधे हुए हैं, वैसे ही सोच रहे हैं? और एक चीज है इस मैट्रिक्स में, आप अपना फ्री विल को भी अच्छी तरह से जान ले, इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान ले, वो भी या आपको मैट्रिक्स से पार ले जाएगा। हम्म, ये भी आपके पास पावर है। इसलिए जब हम सब क्वांटम एनोमली को डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज ये भी कवर किया कि सब क्वांटम एनोमली का सारे जो बिहेवियर है वो हम्म, ह्यूमन फ्री विल से ही चल रहा है। अगर ह्यूमन अपना फ्री विल को जानकर चेंज कर ले या तो हाँ, मॉडिफाई कर ले, वहां मॉडिफाई कर पे ले, सब यस। क्वांटम एनोमली ध्वस्त हो गया।
ऐसा एहसास हो रहा है सर कि कभी कभी हम सोचना कुछ चाहते हैं और सोचने कुछ और लग जाते हैं। जी, यही तो ईडॉम टेक्नोलॉजी है। हाँ। और हम ये नहीं समझ पाते कि हमको तो ये नहीं सोचना था, हम क्यों सोच रहे हैं ये, और क्रिएट भी कर लेते हैं। जी। मैं बहुत दिनों से परेशान था ये कि ऐसी सोच क्यों आ रही है, इस तरह से क्यों हो रहा है। आज आपने काफी कुछ क्लियर किया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन सर। नमस्ते। सर कुंजन जी, आज जो भी आपने शेयर किया है सर आज पूछिए, गो अहेड। हाँ जितना कुछ भी आज शेयर हुआ है ना सर, सर वैसे तो जितना भी हम सुनते आ रहे हैं आपको बहुत ही अमेजिंग है और आई ओपनिंग नॉलेज है। मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता था पॉसिबल, मतलब कहीं दैट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इवन। तो इतना रियलिटी, और जब हम इन चीजों को कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के साथ तो इट लुक्स सो अमेजिंग कि वाकई हम क्या खुद को समझ रहे हैं और एक्चुअल में क्या है ना। तो लेकिन इसमें ना बहुत सारे आपने टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं। इस सेशन को समझना इतना आसान नहीं है, इसको और कई बार सुनना पड़ेगा। जी। लेकिन इसमें सर एक ही मुझे अब जानना है कि जो हम अभी ट्रैप्ड हैं इसमें से हम बाहर कैसे आए। इसका सबसे आसान तरीका कि हम ध्यान करें, और ध्यान में भी जैसे आप कह रहे हैं कि अ, बहुत सारी होलोग्राफिक चीजें जो हमें दिखाई जाती हैं वो भी सच नहीं है। तो हम्म। उसमें से हम कैसे पहचाने कि हम जो ध्यान मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो हम वी आर इन ऑन द राइट ट्रैक, और वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम अदर्स। तो उस चीज से हम उसको अपने आप को कैसे राइट ट्रैक पे कैसे चल सकते हैं सर, ये दिस इज माय क्वेश्चन। देखिए, पहली बात जो है, हम जब ध्यान की स्थिति में जाते हैं, लोग ज्यादातर इसके पीछे रहते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि किसी से उन्होंने सुना, किसी से प्रभावित हुआ, और किसी से ये भी नॉलेज या तो विजडम ले लिया कि ये चीजें अलौकिक है, आध्यात्मिकता में ये एक पायदान है या तो लेवल है। ये जो चीजें हैं आइडेंटिटीज, या तो एक्सपीरियंसेस के आइडेंटिटीज, इसी से लोग ज्यादातर अट्रैक्ट होकर आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। दूसरा, जब छोटे से लेकर बड़े होने तक जब भी वो स्पिरिचुअलिटी में आए, बहुत लोगों से बहुत चीजें उन्होंने सुनी हुई रहती है, और उससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बीज पड़ती रहती है। और जितने सारे जन्म हमने लिए हैं अभी तक इस मैट्रिक्स को समझने के लिए, उन सब का भी मेमोरी उस सोल के डीएनए में है। तो ये जो सारे मेमोरीज हैं, उससे क्या होता है, हमारा आगे का रियलिटी दिखाता रहता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रियलिटी, अदरवाइज एज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो फोकस, उत्तर जो है, उत्तर जो यही है कि फोकस सिर्फ हमारा अपना ही होना चाहिए। फॉलो योर सेल्फ, नॉट द एक्सपीरियंसेस। फॉलो योर सेल्फ, नॉट द मास्टर्स। फॉलो योर सेल्फ, नॉट द गॉड। जब आप खुद को फॉलो करेंगे तो आप गॉड को भी समझ जाएंगे, लेकिन जब तक गॉड को फॉलो करेंगे आप खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इससे यही पता चलता है कि जितने सारे एक्सपीरियंसेस के पीछे भाग रहे हैं, उन सबको बंद करना है। और उन सबको कैसे बंद कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। उन सबको ऐसे बंद कर सकते हैं कि ट्राई नहीं, प्रयत्न नहीं, त्याग करने का। त्याग ऐसा चीज है जो खुद से छूटे, स्वतः छूटे। आप छुटकारा पाना चाहते हैं, घर से संत बनकर निकल गए, दैट इज नॉट संन्यास।
जो न्यास को ही अपने अंदर समाहित कर देता है, वो है सन्यास। तो लोग कहते हैं कि घर से दूर हूं, मैं सन्यासी हूं। वो खुद ढोंग कर रहा है अपने ही जीवन के साथ, खुद के साथ ही, दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि ये बात भी हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये जो मैट्रिक्स है, जहां हमारे पास एक शरीर है, एनर्जी लेवल पे या तो क्वांटम लेवल पे आप खुद हैं, वहां और कोई नहीं है। एक सन्नाटा है, राइट? वो शून्य ही वो सृष्टि करता है, जिसको हम सोर्स क्रिएटर कहते हैं। वो बोलते हैं कि वो महाशून्य में है। तो जब आप खुद ही अकेले हैं, तो क्या आपको गौरहरी बोल रहा है, आप जो सुन रहे हैं? नहीं, यह आपका इनर वॉइस बोल रहा है, जो आप सुन रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा और आपको उत्तर आ रहा है। तो उस लेवल का सोच में अगर देखें, तो यहाँ हम कोई नहीं है, सिर्फ एक ऊर्जा का कण है। वो प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर आ रहा है, ढूंढ रहा है, रियलिटी प्रकट हो रहा है। यही है। फॉलो योर सेल्फ। थैंक यू सर। नमस्ते। गौरवी सर, आपको बहुत मेरा प्रणाम। सर, मेरा क्वेश्चन है कि सब कुछ अनरियल है, तो फिर हमारा थॉट पैटर्न कैसा होना चाहिए? एक ही प्रश्न है, तो मैं उत्तर कर सकता हूँ। सर, एक नहीं है, अभी 2 और है सर। ठीक, पहले ये बता देता हूँ। जी। अगर हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स में सारा चीजें फेक है, जिसको हम होलोग्राफ कहते हैं, होलोग्राफिक रियलिटी कहते हैं। वहां दिख तो रहा है, लेकिन अवास्तविक है। वो असल में वहां कुछ है ही नहीं। तो जो थॉट पैटर्न है, ये दूसरा पिलर है इस मैट्रिक्स का, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि ईडोम टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्शन ऑफ मेमोरी, जहां पे हमारे मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजों को विघटन करके हमारे थॉट पैटर्न को बदला जा सकता है। इस चीज के लिए भी मैट्रिक्स में एक पर्दा है, या तो पायदान है। जी। तो जब हम ये खोजते हैं कि मेरा कौन सा पैटर्न होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इन सब से बच जाऊं, तो जी। आप भाग रहे हैं। जी। और मैट्रिक्स उनको और क्या करता है, मतलब कंप्रेस करता है या तो जगड़ देता है जो उससे भागता है। हाँ सर, मुझे भी लगता है ऐसा सर। और ये मैट्रिक्स का आधार है। जब आप ये करें कि इनर क्लिंजिंग के थ्रू जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो सारे चीजों को हटाते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो आपका अपने आप थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। मैंने इसलिए क्या कहा कि त्याग करने की इच्छा भी एक इच्छा है। जी। बुद्ध ने कहा कि इस इच्छा को ही मारो। तो ये सारे जो बौद्धिक और जैन ये सब जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने बाल मुंडवा कर इच्छा ही मार रहे हैं। बट असल में वो भी एक इच्छा है। जी। मैट्रिक्स से निकलने का मन करना भी एक इच्छा है। बट उस इच्छा को भी ये एनर्जी के रूप में हार्वेस्ट करके आपका नेक्स्ट स्टेप का मैट्रिक्स बना देता है। ये मैट्रिक्स का बहुत मतलब पेचीदा मामला है। इसलिए बेटर है कि फॉलो योर सेल्फ, नॉट द मैट्रिक्स। जी। खुद के और बिलीफ सिस्टम में जो चीजें पड़ी है उसको तोड़िए, ना कि ये सोचिए कि मुझे मैट्रिक्स को तोड़ना है। मैट्रिक्स को तोड़ने की इच्छा भी एक और मैट्रिक्स का क्रिएट करना है। सर, शायद मेरा ये दूसरा क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का ही ऊपर है। आप ही बताइए, मुझे नहीं पता। जैसे कि सब कुछ हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सारे जो थॉट प्रोसेस का हिस्सा है हमारा पूरा सोच, तो ये जो अनंत रचयिता है वो क्या करता है? उनका क्या काम है सर? वो सिर्फ अनुभव करते हैं, क्योंकि सारे को क्रिएटर तो सब इधर ही बैठे हैं काम करने के लिए, इच्छा से सब चीजें प्रकट कर रहे हैं। वो खाली हमसे अनुभव ले रहा है। जी।
और और जब सर आपको इतना भी ज्ञान हो जाएगा कि वो अनंत रचयिता कहाँ है, कैसा दिखता है, फिर शायद आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं वहां क्या कर रही थी। ओह! सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जब से मैंने आपका सेशन स्टार्ट किया है अभी 3 बजे से, तो इस बीच में 10 बार डिस्टरबेंस हुआ। कभी फ़ोन आ रहा है, कभी कॉलिंग, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उस बीच में बहुत हाइपर हो रही थी, नहीं मुझे गौरहरि सर का सेशन अटेंड करना है, मुझे पूरा सुनना है। इतना बेचैन हो रही थी सर। तो ये भी क्या मैट्रिक्स है सर? ठीक? क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा है कि मैं सुनकर मैट्रिक्स को तोड़ दूंगी, तो जी, वो क्या जी। करता है और कंप्रेस करता है। जी। जब मैं प्रयत्न करता हूं कि मुझे ध्यान करना है शांति से, मेरे आगे पीछे 2 साइड से रोड चलती रहती है, तो उधर से गाड़ियां शुरू हो जाते हैं। जी। वो इच्छा ही उस मैट्रिक्स का नेक्स्ट स्टेप का क्रिएशन है। तो सर जो हो रहा है उसको होने दिया जाए? हाँ, ऑब्वियस बात है। जस्ट फॉलो योरसेल्फ। खुद को ढूंढिए, खुद को तराशिए। ये ना ढूंढे कि एनपीसी कौन है, ये ना ढूंढे कि ये मैट्रिक्स को तोड़ना कैसे है। जब आप खुद को ढूंढ लेंगे, ये मैट्रिक्स अपने आप टूट जाएगा। हाँ, सर मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ इस चीज को। जैसे कह रहे हैं कि ये फिजिकल वॉर तो है ही नहीं, ये हमारा स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है और सब कुछ होलोग्राफिक है, हमारा ही होलोग्राफिक है। तो फिर इसमें ये जो जो बाइडन है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी आशा बैठे, जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं, तो वो लोग तो सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आका बैठा हुआ है। वो तो सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहा है और कर तो हम ही लोग हैं, मतलब हमारा ही प्रोजेक्शन है सारा कुछ। तो फिर इससे तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि ये साइकिल है युग का। तो साइकिल पूरा होगा तो ये सब कुछ बदलेगा, ये सब कुछ टूटेगा, ये सब कुछ चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सर इसमें जो हमें जो पावर दी गई, जो डिविनिटी की, जिस डिविनिटी की बात होती है, और आगे चल के जिस डिविनिटी को डिस्टर्ब करने की ये लोग मतलब खेल खेल रहे हैं, कि मतलब जो हमारे हम ही को हमारे सोर्स से ही काटा जाएगा। तो उसको उसको सोच के एकदम अंदर से कुछ ऐसी चीज आती है कि मतलब ये तो किसी भी कीमत पे होना ही नहीं चाहिए। और फिर मतलब वो डरा के करे, जैसे कह रहे हैं कि ब्लू बीम के द्वारा जो एलियन उतारेंगे, ये वो जिस भी तरीके से वो करेंगे, तो इसको कैसे मतलब लोगों को जगाए, खुद जागे, कैसे रोके। सिर्फ ये कॉन्शियसनेस में कि हमको तो ये किसी कीमत पे कोई भी सोल हो, सबको ये मतलब सबकी सबको ये मिलना ही चाहिए कि वो एक न एक दिन अपने घर तक तो पहुंचे ही पहुंचे। तो यहाँ पे जो रोकने की जो प्रक्रिया चल रही है, अपने घर तक जाए ही ना, उसको कैसे मतलब कैसे आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे? जी, देखिए, इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले कंप्यूटर गेम का बात किया, जिसमें ये कहा कि इसका को क्रिएटर हम सभी हैं। और ये सारे जो ऑब्स्टेकल है, डार्क है, ये सब हमने ही बनाया है इस सिस्टम के अंदर। इस मैट्रिक्स को भी हमने ही रचना किया है हमारे थॉट से। तो ये जो सारे ऑब्स्टेकल है, जब आप एक्सटर्नली ही मानता रहे, मतलब बहिर्मुख होकर ही कि ये फलाना पर्सन है, ये फलाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या तो कोई सिस्टम है जो कंट्रोल कर ही रहा है करके, तब तक आप अपने से हट ही रहे हैं। आपका जर्नी जो है वो खुद पे फोकस नहीं है, एक्सटर्नली प्रोजेक्शन। जब आप ये एक्सेप्ट कर ले, आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्लियरेंस के थ्रू आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये डार्क भी मेरा ही क्रिएशन है। ये जो सारे ऑब्स्टेकल मैंने मतलब ये जो देख रहा हूं, ये सब मेरा ही क्रिएशन है। और ये उस क्रिएशन का बेस्ट पार्ट है, जो मतलब है क्या, ये एक प्रोग्रामिंग ही तो है। चाहे वो वीडियो गेम में कोई विलेन है, या तो फिल्म में कोई
विलन है। जो हम कोई पर्सन को विलेन होते हुए देखते हैं, जब वो फिल्म का पर्दा हट जाता है, जब हम रियल लाइफ में उस एक्टर को मिलते हैं, वो एक्टर वैसा है क्या? कोई नहीं ना। इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करने वाले हर एक जो किरदार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है जो हम सभी को जगाने के लिए वो अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। चाहे वो नेगेटिव एजेंडा से हो, चाहे प्रवीण जी की बातों से हो, चाहे किसी गौरहरी का बातों से हो, किसी के बातों से भी हो, ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम ही है। ये समय हमारा है जागने का। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड भाव छोड़िए, फिर देखिए कि आपका कॉन्शियसनेस किस फास्ट गति से बढ़ता है। जब तक आप किसी और को जिम्मेदार देते रहेंगे, जैसे एक भाई थे, उनका 4-1 जो प्रोफाइल नेम है 1111, वो कह रहे थे कि किसी और के प्रति कोटि कोटि ये है नहीं। यू आर देयर, यू आर जस्ट क्रिएटिंग द सेम मैट्रिक्स। मैं उसी को ही देख रहा हूं, वो जो देख रहे हैं, तो वो तो उनका क्रिएशन है। उसके क्रिएशन का कौन सृष्टि करता है? वो खुद है। तो वो पहले खुद को जाने, खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड दे। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये सारे डार्क एंटिटीज भी खुद के ही क्रिएटेड हैं, तो आप किसको धन्यवाद देंगे या किसको कोसेंगे? शाबाशी खुद को देंगे और कोसना बंद कर देंगे, और उस सब प्रोग्राम के प्रति भी ग्रेटिट्यूड जाएगा खुशी से कि ये सारे जो, जैसे ये सब बंदर हैं, इन सबको मैंने ही बनाया था। कितना बेहतरीन प्रोग्राम मैंने बनाया कि ये उस प्रोग्राम को बेस्ट काम कर रहे हैं और मुझे जगाने के लिए हेल्प कर रहे हैं।